सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिशु कोचिंग पर। और हम आपके एसपी सर। आज हम लोग देखेंगे भारत के इतिहास पार्ट ये 3 है आपका, ठीक है। भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक टोटल 6 अध्याय पूरे कर चुके हैं। मतलब कि पार्ट 2 के अंतर्गत हमने कितने अध्याय पूरे किए, तो आप बोलोगे कि सर 2 पार्ट है और जिसमें हमने कितना अध्याय कंप्लीट किया, तो 6, ठीक है। और यही जो है आप लोग का पार्ट 3 आ गया। और पार्ट 3 के अंतर्गत में हम लोग क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं, यहाँ पर देखो गुप्तकालीन भारत, गुप्त उत्तरकालीन भारत, और यहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, और भारत में संगम काल, भारत के राजपूत काल, और दिल्ली सल्तनत। इतने सब को हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसके लिए है। सबसे बड़ी बात ये आती है कि YouTube में बहुत सारे कंटेंट हैं, ऐसा तो भरे पड़े हैं, ठीक है, लेकिन सर हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो किसके लिए, तो ये आप लोग के लिए स्पेशल क्लास प्री DLED और प्री BEd के जो इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 2026 में, ठीक है, उसके लिए मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। तो यहाँ पर हम बिना देरी किए हुए क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखो भाई, यहाँ पर आप लोग चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल से चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों अपने मित्रों को जल्दी से शेयर कर दो, क्योंकि भाई ऐसा क्लास पूरे YouTube में आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी हम लोग क्लास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, ठीक है। तो गुप्त वंश की शुरुआत श्रीगुप्त ने किया था, ठीक है। तो कई बच्चे क्या करेंगे, श्रीगुप्त को राइट चिन्ह लगा देंगे और यही हमारा राइट चिन्ह मान लेंगे, लेकिन भैया ये बिल्कुल गलत है। लेकिन गुप्त साम्राज्य को मजबूत, विशाल और प्रभावशाली बनाने का कार्य चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। किसने किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। इसलिए इसका राइट आंसर और सही श्रेय और संस्थापक जो है वो हो जाएंगे चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। तो सी फॉर चंद्रमुखी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। इन्होंने, ठीक है, उन्होंने जो है महाराज, ठीक है भाई, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, तथा छिल्लवी राजकुमारी जिसको हम लोग कुमार देवी, ठीक है, कुमार देवी से इन्होंने क्या कर लिया, विवाह कर, ठीक है, राजनीतिक शक्ति अपने बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या कर लिया, राजकुमारी से विवाह कर लिया। इसलिए इन्हें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्लियर हुआ, बिल्कुल से गुरुजी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात यहाँ पर यह आ जाती है कि बाकी ऑप्शन को हमने क्यों नहीं लिया सर, बाकी ऑप्शन को हमने क्यों नहीं लिया, हमने श्रीगुप्त को क्यों नहीं लिया। तो भाई ये गुप्त वंश के प्रारंभिक संस्थापक थे, लेकिन उन्होंने विशाल साम्राज्य स्थापित नहीं किया, इसलिए ये वास्तविक संस्थापक नहीं माने जाते ना, तो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त ने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया, ठीक है, साम्राज्य का बहुत विस्तार किया, लेकिन वंश की वास्तविक नींव इन्होंने, ठीक है, पहले चंद्रगुप्त, ठीक है, पहले किसने रखा, ऐसा डाउट नहीं है कि समुद्रगुप्त ने इसमें साम्राज्य को विस्तार नहीं किया या बढ़ाया नहीं, ठीक है, लेकिन जो न्यू रखा भाई वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, इसीलिए हम इसको भी नहीं लेंगे। उसके बाद आ जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय यह गुप्त साम्राज्य के महान शासक थे, लेकिन संस्थापक नहीं थे, ठीक है, इन्होंने बाद में शासन किया, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को समझ में आना चाहिए जो ये है, ठीक है, सी फॉर चंद्रमुखी है, इज द राइट आंसर यहाँ पर आ जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आता है, हमारे मन में क्या सवाल आ रहा है गुरुजी बताइए। तो आपके मन में सवाल आ जाए, यहीं पर यदि मैं PDF से संपूर्ण जानकारी आपको पहले से पढ़ा दूं तो क्वेश्चन करने में मजा आएगा कि नहीं आएगा। तो आप बोलोगे सर दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, सर मजा ही आ जाएगा। तो चलो भाई देख लेते हैं, हम यहाँ पर PDF के साथ आए हुए हैं, मतलब कि यहाँ पर पूरा थ्योरी क्लासेस आए हुए हैं, ठीक है। तो थ्योरी क्लास सबसे पहले आ जाता है आप लोग का, यहाँ पर देखें तो लेक्चर नंबर 7, यानी कि चैप्टर ये 7 है और पार्ट 3 है इतिहास के अंदर में, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया, तो बिल्कुल से गुरुजी आ गया। अब यहाँ पर चलो हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले देखो भाई, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ मैं ये PDF में नहीं पढ़ाता, मैं MCQ क्वेश्चन में पढ़ाता हूँ। ये तो आपके पढ़ने के लिए है बच्चे, ये तो आपके पढ़ने के लिए मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर चलो भाई देख लेते हैं, जैसे कि गुप्त काल की राजनीतिक एकता साथ साथ, ठीक है, विज्ञान, कला और सांस्कृतिक साहित्य का भी विकास हुआ। लेकिन गुप्त काल, ठीक है, गुप्त काल को भारतीय, ठीक है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं, ठीक है। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कौन हो जाएगा भाई, तो कौन हो जाएगा, गुप्त काल। क्लियर, याद हुआ। इसकी राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्र थी। संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त, ठीक है, संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त थे। और वास्तविक संस्थापक की मैं बात करूं तो कौन हो जाएंगे, चंद्रगुप्त प्रथम। तो यही चीज़ मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझाने की कोशिश कर रहा था,
ठीक है। उसके बाद कुछ विशेष जानकारी है, तो विशेष जानकारी ये सब किसी न किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने वाला ये वंश है। दूसरा इसमें देखें तो उन्होंने भूमि दान परंपरा का विस्तार किया, मतलब उसको बढ़ावा दिया। सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गुप्त सम्राट स्वयं के लिए, ठीक है, दैवीय अधिकारियों का क्या है, दावा थे, ठीक है, दावा करते थे। उसके बाद देखो यहाँ पर श्रीगुप्त जो कि 240 से 280 ईस्वी पूर्व की बात है। यहाँ पर समझते हैं गुप्त साम्राज्य ने संस्थापक एवं प्रथम शासक थे, ठीक है। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक एवं प्रथम शासक कौन थे, तो ये थे भाई श्रीगुप्त, आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ देखो प्रभावती गुप्त की पुत्री ने, ठीक है, रुद्रसेन की पत्नी, ठीक है, प्रभावती गुप्त की, ठीक है, गुप्त टू की जो पुत्री है वो किसके पत्नी है, तो रुद्रसेन की, आपको याद रखना है, ने पुनः अभिलेख में, ठीक है, इसे आदि राज के रूप में, ठीक है, उद्भूत किया गया। चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त की उपाधि यह भारत के कौन थे, नेपोलियन, ठीक है। दरबारी कवि कौन थे इसके, तो ये थे आप लोग का हरिसेन, याद रखना है आपको। प्रयाग स्थिति शिलालेख, ठीक है, ये सब। समुद्र ने वीणा वादक तथा गरुड़ चिन्ह युक्त, ठीक है, सिक्के चलाए। वैष्णव धर्म के ये क्या थे, समर्थक थे। चलो नेक्स्ट उसके बाद हम लोग कुछ समझते हैं। यहाँ पर ये आ जाता है आप लोग का चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो कार्यकाल था वो था भाई 380 से 415 ईस्वी तक, आपको याद रखना है। उसके बाद इसकी जो है, ठीक है, यात्री की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा फयान, और उपाधि की मैं बात करूं तो विक्रमादित्य, ठीक है, सकारी, ठीक है, मराड़ी और देवगुप्त, देवराज, ठीक है, ये सब। और उसकी जो है स्थापत्य की मैं बात करूं तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, के विजय उल्लेख दिल्ली के यहाँ पर देखा जाए तो मेहरौली लौह स्तंभ में उल्लेखित हैं। उसके बाद इसी के शासनकाल में, ठीक है, उज्जैनी के जो है महाकालेश्वर मंदिर का क्या हुआ मेरे भाई, निर्माण हुआ, ठीक है। आया समझ में, इतना कि नहीं आया तो बिल्कुल से गुरुजी इतना तो क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट उसके बाद पढ़ लेते हैं। उसके बाद आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाएगा, टेंशन करने की वो कोई बात नहीं है। इसके नवरत्न, तो नवरत्न कौन कौन से, सबसे पहले कालिदास, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, वारामिहिर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है भाई अमरसिंह, ठीक है, क्षणपक, और ये हो जाएंगे। और उसके बाद उसके क्षेत्र की देखा जाए तो ये साहित्यकार थे, ठीक है, ये क्या थे, ज्योतिष विज्ञान, और ये चिकित्सक थे, और ये शब्दकोश, ज्योतिष विज्ञान, जादू, ठीक है। कृति रचना की बात करें तो ये सब इन्होंने क्या किया है, रचना किया है, ठीक है। चलो भाई आया समझ में कि नहीं आया तो बिल्कुल से गुरुजी आगे ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोग का, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है फर्स्ट क्वेश्चन, जिसकी मैंने व्याख्या बहुत अच्छे से किया है, बहुत अच्छे से आप लोग को समझा दिया है, ठीक है भाई। फिर भी यहाँ पर किसी को कोई डाउट होगा तो बता दो। इसका राइट आंसर जो है वो आ जाता है चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। मैंने बाकी क्यों नहीं लिए वो बताए हैं। चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन यहीं पर आ जाएंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन में आ जाता है भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है। देखो भाई मेरे यहाँ पर बात होता है भारत की नेपोलियन की, तो भारत की नेपोलियन जो है वो हो जाएंगे आप लोग का समुद्रगुप्त। कौन होगा, समुद्रगुप्त, यानी कि बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि देखो इतिहासकार, ठीक है, इतिहासकार विस्टन स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, ठीक है। आपको याद रखना है क्योंकि वह महान विजेता और कुशल सेनापति थे। क्या थे, महान विजेता, ठीक है, महान विजेता और कुशल सेनापति थे, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति में उन्होंने विजय का वर्णन मिलता है, ठीक है, आपको याद रखना है। प्रयाग प्रशस्ति में इन्होंने क्या किया, अपना विजय का परचम लहराया, ठीक है। और इन्हें दक्षिण भारत के सहित अनेक राज्यों में क्या किया, ठीक है, पराजित किया है इन्होंने, ठीक है। दक्षिण भारत में जीता और दक्षिण भारत के साथ साथ अनेक जो है राज्य में किया। और उसके बाद देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम को हम आंसर क्यों नहीं लेते हैं। तो देखो भाई हर पीछे के बीच लॉजिक होता है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने गुप्त साम्राज्य का नींव मजबूत किया, ठीक है, इन्होंने गुप्त साम्राज्य का नींव मजबूत किया, लेकिन बड़े सैन्य अभियान समुद्रगुप्त जितने नहीं किए, जितना समुद्रगुप्त ने किया था उतना इन्होंने नहीं किया, ठीक है। उसके बाद इसके बाद देखा जाए तो स्कंदगुप्त, तो स्कंदगुप्त जो है हुड़ों को हराने के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। हुड़ो जो थे उसको हराने के लिए प्रसिद्ध है स्कंदगुप्त, आपको याद रखना है, ठीक है भाई। लेकिन इन्होंने भारत का नेपोलियन, ठीक है,
नहीं कहा गया। हुडो को ये जरूर हराते थे, लेकिन इनको भारत का नेपोलियन नहीं कहा गया है। कुमार गुप्त की मैं बात करूं तो कुमार गुप्त ने, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, ठीक है, लेकिन यह महान विजेता के रूप में प्रसिद्ध नहीं थे, तो इसीलिए ये तीनों आंसर आप लोग का गलत होता है, ठीक है। और राइट आंसर जो हो जाता है वो होता है बी फॉर बाहुबली। आक्रमण के लिए पूरी तरीके से हम क्या है भैया, तैयार है। क्लियर हुआ? तो बिल्कुल से गुरुजी हम तो तैयार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे आते हैं तो यहाँ पर आ जाता है भाई मेरे तीसरा नंबर का, और तीसरा नंबर बोलता है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आने वाले चीनी यात्री कौन थे, ठीक है। तो भारत आने वाले जो चीनी यात्री थे वो कौन थे, यहाँ पर आ जाता है आप लोग का फैन, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी फॉर चंद्रमुखी इज द राइट आंसर। फैन ने चीन का बौद्ध यात्री था, जो कि कब आया था, तो ये आया था भैया 399 ईस्वी से 400, ठीक है, 14 ईस्वी के बीच भारत आया था, ठीक है। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। किसका शासनकाल था उस समय, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल, ठीक है। और देखो भाई इन्होंने भारतीय समाज के धर्म और प्रशासन का वर्णन किया। अब बाकी हम इसको क्यों नहीं लिए, हैंग सॉन्ग को क्यों नहीं लिए, तो देखो हैंग सॉन्ग भारत के हर्षवर्धन के समय आया था, गुप्त काल के नहीं, ठीक है। तो ये किसके समय आया था, इसको याद रखना है आपको, हर्षवर्धन के समय। और उसके बाद नेक्स्ट बी में जो आंसर है, ठीक है, इसको क्यों नहीं लिए, तो ये 7वीं शताब्दी में भारत आया था, ठीक है। यह अभी गुप्त काल के बाद का यात्री हैं, 7वीं शताब्दी में ये भारत आ गया था। उसके बाद हम लोग देखें मेगस्थानिज, तो मेगस्थानिज जो है ये मौर्य काल में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार आया था, गुप्त काल में नहीं आया था, मौर्य काल में आया था। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर जो बच जाता है वो बचता है मेरे भाई सिर्फ आप लोग का, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर सी फॉर चंद्रमुखी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो बिल्कुल से गुरुजी यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, और ये जो है आप लोग का चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। चौथा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन है भाई। बोलता है कि गुप्त काल के, ठीक है, नवरत्न में से आयुर्वेद से प्रसिद्ध विद्वान कौन थे, तो हमने बताया, ठीक है, वहाँ पर जब चार्ट में पढ़े थे तो वहाँ पर मैंने बता दिया कौन थे। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई धन्वंतरी, कौन हो जाएगा, धन्वंतरी हो जाएगा, यानी कि सी फॉर चंद्रमुखी इज द राइट आंसर है। धन्वंतरी आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान के महान विद्वान इसको माने जाते थे, ठीक है। उन्होंने आयुर्वेदिक का देवता, ठीक है, इनको क्या करते थे, आयुर्वेदिक का देवता भी माना जाता था, ठीक है। वे जो है गुप्तकालीन नवरत्नों में शामिल थे। किसमें शामिल थे, गुप्तकालीन नवरत्नों में शामिल थे। और बाकी आंसर क्यों नहीं लिए सर आपने, तो देखो भाई कालिदास जो है ये सबसे आप परिचित है। कालिदास संस्कृत साहित्य और नाटक के महान कवि थे। उनकी जो रचना की मैं बात करूं तो ये आपको आ जाएंगे अभिज्ञान संतुलनम, मेघदूत, ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने किए। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर जो है आप लोग का, ठीक है, बहार मिहिर, तो ये जो है आप लोग के क्या थे, तो ये ज्योतिष और खगोल विज्ञान के विद्वान थे। किसके थे, ज्योतिष और खगोल विज्ञान के विज्ञान थे। इन्होंने जो है बृहस्पतिता की एक रचना की है, ठीक है, बृहस्पतिता की रचना की। क्लियर हुआ। उसके बाद में अमर सिंह की बात करूं तो अमर सिंह संस्कृत शब्दकोश यानी अमर कोश के रचयिता है, ठीक है। इनका संबंध चिकित्सा से नहीं है, चिकित्सा से जो संबंध है वो सिर्फ सी फॉर चंद्रमुखी इज द राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट, उसके बाद फिर से यहाँ पर पीडीएफ आ जाता है, और पीडीएफ को हम देखते हैं भाई यहाँ पर रत्न, क्षेत्र, कृति और रचना। जैसे शंकु की मैं बात करूं तो शंकु का क्षेत्र कौन सा था, तो ये था भाई वास्तुकला, ठीक है। उसके बाद घट करपर की मैं बात करूं तो ये था आप लोग का शिल्पकार। वर रुचि की मैं बात करूं तो व्याकरण, और व्याकरण कृति में ये शिल्पकला है, और यहाँ पर ये संस्कृत, ठीक है। अब नोट यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ लिखा हुआ है तो इसको पढ़ना ना भूले। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, ये हम जानते हैं और छोटे छोटे क्लासों में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट, उसके बाद आ जाता है कुमार गुप्त। कुमार गुप्त का जो कार्यकाल था वो आप लोग याद रखेंगे 415 से 454 ईस्वी था। उपाधि क्या थे, तो उपाधि इन्हों का था जो है महेंद्रादित्य, ठीक है भाई। और इसके संस्थापक कौन से, जो है नालंदा विश्वविद्यालय की इन्होंने क्या किया भाई, स्थापना किया, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। इसके शासन काल में हुडो द्वारा प्रथम बार आक्रमण किया गया था, ठीक है। इन्हें अपने शासन के अंतिम समय, ठीक है, पुष्य मित्रों के संघर्ष का क्या है, सामना करना पड़ा था। चलो भाई नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की मैं
मैं बात करूं तो ये आ जाता है आप लोग का 455 से 464 ईस्वी में, ठीक है। हुड़ों को जो है पराजित कर भारत को जो है निष्कासित किया। उसके बाद इसके नेक्स्ट पढ़ते हैं इस पे, तो यहाँ पर देखो गिरनार पर्वत पर, ठीक है, सुदर्शन झील का, ठीक है, पुनरुद्धार करवाया एवं झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण इसी काल में हुआ था। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर स्कंदगुप्त के सेनापति, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है पर्णदत्त ने कराया इसको। चलो उसके बाद हम लोग लिस्ट की बात करें तो हुड़ों का उल्लेख, ठीक है, स्कंदगुप्त के यहाँ पर भीतर गांव अभिलेख में हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई, यहाँ पर आ जाता है गुप्तकालीन विज्ञान के ग्रंथ, जैसे कि आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट यहाँ पर हो जाता है, देखो, खगोलविद, गणितज्ञ और ज्योतिषविद, ठीक है। रचना कौन कौन से थे, तो आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत, पाई कमान, ठीक है। पाई कमान कितना बताया इन्होंने, तो पाई कमान बताया 3.14, ठीक है, बताया भाई। चलो नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, ये आ जाता है आपका वराहमिहिर। तो वराहमिहिर खगोल, ठीक है, खगोलविद, ठीक है। रचना कौन कौन से थे, 2 रचना थे इनके। ब्रह्मगुप्त की मैं बात करूँ तो रचना देख लो भाई, यहाँ पर क्लियर है। उसके बाद भास्कर आचार्य गणितज्ञ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है बुद्धिहार, रत्न विज्ञान से संबंधित नहीं है। नोट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है कि वर्तमान में वैदिक विज्ञान का गणित विषय जो है प्रशंसनीय और यहाँ पर, ठीक है भाई, चलो पुनर्जीवित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, स्थापनात्व, स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला। तो यहाँ पर आ जाता है आप लोग का, ठीक है, दशावतार मंदिर, जैसे कि देवगढ़, ठीक है, झांसी उत्तर प्रदेश, ठीक। गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण मंदिर निर्माण शिखर में यह पहला प्रयोग था, ठीक है भाई। ये सब पेपर ये सब जो क्वेश्चन आप लोग के पेपर में आए हुए हैं और किस टाइप से आए हुए थे, चलिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं उस पर। जैसे MCQ क्वेश्चन में हम देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, महेंद्रादित्य, ठीक है, उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी, तो कौन थे भाई ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी, आपने जो पढ़ाया उसके हिसाब से ये जो है कुमारगुप्त। किसने किया था भैया, तो ये आपको हो जाएगा बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। अब चलो इसके बारे में हम लोग संपूर्ण डिटेल देते हैं। तो कुमारगुप्त जो है 415 ईस्वी से कैंसिल हो जाएगा भैया 454 ईस्वी में। क्लियर। मैं देखो भाई, मैं PDF को नहीं लाता, तो मैं उस PDF को नहीं लाता, तो यहाँ से जितना मैं MCQs दे रहा हूँ वो MCQ से क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन उस PDF से बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको PDF लेना है, बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं कि PDF हमको लेना है, तो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर से आप क्या कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो। DCU कोचिंग का ऑफिशियल नंबर है, उस नंबर में आप व्हाट्सअप कीजिए, और व्हाट्सअप जैसे ही आप करते हैं, उस नंबर में आप जैसे ही व्हाट्सअप करते हैं, आपको हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर से बात होगा। उसके कुछ चार्जेस हैं, मिनिमम चार्जेस हैं, उस चार्जेस को आप पे करेंगे तो जितना भी PDF है, सिर्फ एक क्लास की बात नहीं, जितना भी PDF है आपको MCQ से लेकर, MCQ क्वेश्चन का जो PDF से लेकर आपको थ्योरी के PDF तक और टेस्ट सीरीज जितना भी PDF है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं वो सब आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। मैं उस नंबर को थोड़ी देर बाद बता रहा हूँ आप लोग को। चलिए भाई, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखो, कुमारगुप्त इसका राइट आंसर होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल से होगा। इन्होंने जो है महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। अब भाई बात करते हैं उनके शासनकाल में क्या हुआ था, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना मानी जाती है, ठीक है। क्लियर है। अब देखो समुद्रगुप्त को हमने क्यों नहीं लिया सर, तो बार बार यही चीज़ आ रहा है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि समुद्रगुप्त ने भारत का नेपोलियन कहा जाता था, लेकिन उसे महेंद्रादित्य की उपाधि नहीं मिला था भाई, तो इसीलिए ये आंसर हमारा गलत हो गया। उसके बाद स्कंदगुप्त की मैं बात करूँ तो स्कंदगुप्त, देखो स्कंदगुप्त हुड़ों को पराजित करने के लिए प्रसिद्ध माना जाता था, ठीक है। क्लियर, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि धारण हुआ है। तो याद रखना आप लोग, अभी क्वेश्चन आ सकता है या फिर एग्जाम में तो पूछा जाएगा। तो विक्रमादित्य, ठीक है, किसकी, विक्रमादित्य की उपाधि इनको मिला है भाई। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दूसरा, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, हुड़ों को पराजित कर, ठीक है, भारत से बाहर निकालने वाला गुप्त शासक कौन था, तो कौन था भाई, चलो से मुझे जल्दी से बता दो। तो आप लोग बोलोगे गुरुजी ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भाई सी फॉर चंद्रमुखी, ठीक है, स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त क्यों, क्योंकि स्कंदगुप्त ने हुड़ों के आक्रमण को, ठीक है, विफल कर, हुड़ों के जो आक्रमण किए थे उसको विफल कर दिया और उन्हें बाहर जो है भारत से बाहर
कहाँ से, अपना भारत से उन्होंने क्या कर दिया भाई, उनको बाहर निकाल दिया। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा, बाहर निकाल दिया। इसका उल्लेख, ठीक है, भीतरी स्तंभ अभिलेख में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और हमने पढ़ाया उसमें भी स्पष्ट रूप से। अब बात आता है समुद्रगुप्त को क्यों नहीं लिया, तो बार बार भाई समुद्रगुप्त के समय हुड़ों का आक्रमण नहीं हुआ था, तो इसीलिए जब इसके समय आक्रमण ही नहीं हुआ था तो हमको इसके बारे में ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद कुमारगुप्त को आपने ऑप्शन में क्यों नहीं लिया, तो कुमारगुप्त के शासन के अंतिम समय में, ठीक है, हुड़ों का खतरा शुरू हुआ था, लेकिन उन्हें हराया किसने, उसको हराया था स्कंदगुप्त ने। उसके अंतिम चल रहा था, ठीक है, उसके अंतिम चल रहा था भाई मेरे, कुमारगुप्त का जब शासन था उसका अंतिम में था, लेकिन आक्रमण हुआ नहीं था। ठीक है, उसके बाद श्रीगुप्त को आपने क्यों नहीं लिया सर, ये बताइए हमें। तो श्रीगुप्त वंश के प्रारंभिक शासक थे। ठीक है, हुड़ों से इनका कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। बेचारा को आप जबरदस्ती घोंच रहे हो यहाँ पर, इसका कोई संबंध ही नहीं है ना इससे, ये मेन बात है भाई। संबंध रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, इसका भी कोई संबंध नहीं, इसका भी कोई संबंध नहीं। संबंध जो है हमारा सिर्फ और चंद्रमुखी इज द राइट आंसर। हुआ क्लियर, तो बिल्कुल से गुरुजी यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलो भाई, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन आएगा उस पीडीएफ के अंतर्गत में। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पर, ये बोल देता है स्पष्ट कि आर्यभट्टी ग्रंथ के लेखक कौन हैं। तो आर्यभट्टी ग्रंथ के लेखक कौन हो जाएंगे मेरे भाई, तो आपको याद रखना है कौन होंगे, आर्यभट्ट। बिल्कुल से गुरुजी, ये तो हम भूलेंगे नहीं, 9वीं के गणित में पढ़े हैं भाई, 9वीं के गणित में पढ़े, सही बात है भाई, 9वीं के गणित में हमने पढ़ा। ठीक है, आर्यभट्ट महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। बताया जाते हैं कि नहीं बताया जाता, बिल्कुल से इन्होंने क्या किया, आर्यभट्टी ग्रंथ की रचना की। पाई का मान बताया, पाई का मान इन्हीं ने बताया कि 3 × 4 सॉरी 1 ठीक है 1/4 बताया इन्होंने, 3.14, थोड़ा सा डाउट हो रहा था। ठीक है, पाई में बताया, क्लियर हुआ भाई, बिल्कुल से। उसके बाद बाकी आंसर क्यों नहीं लिया सर, आप लोग के क्वेश्चन में रहता है। तो यहाँ पर जैसे ही हम बात करें वहार मिहिर की, तो ये देखो ये जो है, ठीक है, इन्होंने पंच सिद्धांतिका की रचना किया। किसका, पंच सिद्धांतिका का रचना किया, तो इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ब्रह्मगुप्त की हम बात करें तो ब्रह्मगुप्त ने यहाँ पर देखो भाई, ठीक है, ब्रह्म सिद्धांतिका लिखी तथा गुरुत्वाकर्षण संबंधी विचार किए। गुरुत्वाकर्षण संबंधी इन्होंने ही विचार किए, तो बी फॉर बाहुबली इज द गलत आंसर। उसके बाद भास्कर आचार्य की मैं बात करूँ तो भास्कर आचार्य प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, लेकिन आर्यभट्टी ने, ठीक है, आर्यभट्टी के लेखक नहीं थे। तो इसका राइट आंसर की हम लोग बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा सी फॉर चंद्रमुखी इज द राइट आंसर। भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो बिल्कुल से गुरुजी यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का अंतिम क्वेश्चन जो है इस पीडीएफ के अंदर में, अंतिम क्वेश्चन, उसके बाद फिर पीडीएफ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पीडीएफ आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर देखो, गुप्तकालीन मंदिर कला सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। तो देखो इसका सर्वोत्तम उदाहरण जो है वो है आप लोग का, ठीक है, दशावतार मंदिर देवगढ़। कौन सा हो जाएगा, दशावतार मंदिर देवगढ़, बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। अब बात आता है उत्तर प्रदेश में देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर गुप्तकालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट एक उदाहरण इसको हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, इसमें शिखर शैली का प्रारंभिक प्रयोग आपको दिखाई मिल जाएगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं एक बार और बोलता हूँ, कई अभ्यर्थियों का कमेंट आया कि सर थोड़ा सा धीरे बोलिए, तो बिल्कुल से इसमें कमेंट कीजिए क्या थोड़ा धीरे बोलना चाहिए कि स्पीड ठीक है भाई। एक बार और बता देंगे जल्दी से भाई आप। ठीक है, हुआ क्लियर, बिल्कुल से क्लियर। बाकी आंसर क्यों नहीं ले रहे हैं, सूर्य मंदिर को क्यों नहीं लिया गया, तो देखो सूर्य मंदिर यह उड़ीसा में स्थित है और गुप्त काल के बहुत बाद बना है। कहाँ पर, उड़ीसा में, इसलिए इसको नहीं लेंगे, इसको हमने लिया है बी फॉर बाहुबली को। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है बृहदेश्वर मंदिर, तो यह चोल शासक द्वारा दक्षिण भारत में बनवाया गया मंदिर है। ठीक है, चोल शासक द्वारा दक्षिण भारत में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करें खजुराहो मंदिर, तो यह चंदेल शासक द्वारा निर्मित हुआ गुप्त काल में। किसमें, गुप्त काल, याद रहेगा भाई, याद रहेगा गुरुजी, बिल्कुल से। चलो उसके बाद गुप्तोत्तरकालीन भारत हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है भाई, तो ये आप लोग का हो जाता है चैप्टर नंबर 8, और चैप्टर नंबर 8 के अंतर्गत में हम लोग देखेंगे गुप्तोत्तरकालीन भारत। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद, ठीक है, उत्तर भारत में निम्न राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें से सबसे पहले हम लोग मान सकते हैं मौखरी वंश। इसकी राजधानी कौन है, तो कन्नौज है। राजा कौन थे भाई, तो ईशान वर्म। ठीक
ठीक है, ईशान वर्मन। उसके बाद हम लोग चलो नेक्स्ट उसकी बात करें इसमें, तो ये हो जाता है आप लोग का पुष्यभूति वंश। इसकी राजधानी की मैं बात करूं तो ये था आप लोग का थानेश्वर, ठीक है। और बाद में इसको जो है हर्षवर्धन ने बंगाल के शासक, ठीक है, संस्कान की हत्या का राजश्री का, ठीक है, छुड़वा लिया भाई। चलो नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं हम हर्षवर्धन, ठीक है। अच्छा, एक कमेंट आया कि ये जो है ठीक है आप लोग का आरजे मतलब समझ गए? नहीं समझे सर बताइए। अच्छा, आरजे नहीं, ये जो है झारखंड का जो अभी डीएलएड पेपर लेगा उसके लिए भी एमपी इसको बताया जा रहे हैं। कई विद्यार्थियों का कमेंट आ रहे हैं। चलो हर्षवर्धन का हम लोग देखते हैं। तो ये दरबारी कवि की बात करें हर्षवर्धन की तो कौन है, तो ये था आप लोग का कौन हो जाएगा भाई, ठीक है, बाण भट्ट हो जाएगा। और विदेशी यात्री की हम लोग बात करें तो ये हो जाएंगे। युद्ध की बात करें तो 618 से 619 के बीच हर्षवर्धन ने यहाँ पर चालुक्य, ठीक है, चालुक्य नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था किसको, तो ये हो जाएगा पुलकेशिन, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसकी वर्णन कवि, ठीक है, कृत एहोल, ठीक है, अभिलेख में, ठीक है, करवाया है। उसके बाद है यहाँ पर उपासक, तो उपासक हर्षवर्धन बौद्ध के, ठीक है, महाज्ञान शासक, ठीक है, समर्थक होने के साथ साथ शिव और विष्णु के भी स्तुति करते थे। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध शासक, ठीक है, महाशिवगुप्त, ठीक भाई, बालार्जुन हर्षवर्धन के समकालीन थे। उसके बाद हर्षवर्धन की प्रयाग एवं कन्नौज बौद्ध, ठीक है, सभाओं का आयोजन कराया था जिसमें मोक्ष परिषद कहा गया जाता है। चलो भाई उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ठीक है, मौखरी वंश की राजधानी कहाँ थी। तो मौखरी वंश की राजधानी की मैं बात करूँ तो कौन सा हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है कन्नौज। कौन सा पढ़े गुरुजी, हम पढ़े हैं कन्नौज, यानी कि सी फॉर चंद्रमुखी इज द राइट आंसर। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत, ठीक है, उत्तर भारत में मौखरी वंश का उदय हुआ, ठीक है। इनकी राजधानी कन्नौज थी। मौखरी वंश का सबसे प्रतापी शासक ईशान को माना जाता है। किसको आप लोग याद रखना है, ईशान को, ठीक है भाई, क्लियर। चलो नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करते हैं पुष्यभूति। तो पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी, तो पुष्य जो भूति है इसकी राजधानी की मैं बात करूँ भाई। अच्छा सर आपने इसमें एक चीज़ हमें नहीं बताया, एक चीज़ मतलब कि हम कन्नौज को ले लिए लेकिन ये पाटलिपुत्र कहाँ की राजधानी थी, थानेश्वर कहाँ की थी और उज्जैन कहाँ की थी, इसको भी बता दीजिए। माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा तो चलो भाई बता देता हूँ मैं। पाटलिपुत्र के बारे में थोड़ा सा चर्चा करूँ तो यह मौर्य साम्राज्य के, गुप्त साम्राज्य की प्रमुख राजधानी है। मौखरी वंश का जो है ये नहीं है। उसके बाद थानेश्वर की मैं बात करूं तो थानेश्वर जो है पुष्यभूति वंश की राजधानी किसकी, इसीलिए मैं पीछे आया हूं। मुझे लगा कि ऑप्शन में थानेश्वर की राजधानी दिया है और बिल्कुल से थानेश्वर जो है राजधानी किसका है, तो ये जो है पुष्यभूति वंश की राजधानी है। और कन्नौज किसकी है, तो कन्नौज मौखरी वंश की है। उज्जैन की मैं बात करूं तो उज्जैन अवंती क्षेत्र की प्रसिद्ध नगरी है, ठीक है। मौखरी वंश की ये राजधानी नहीं है, ये किसी की राजधानी नहीं है, ये अवंती क्षेत्र की एक प्रसिद्ध नगरी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग आगे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिखते हैं पुष्यभूति, ठीक है भाई, पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी। तो पुष्यवंश की राजधानी मैं बात करूँ तो ये जो है हम लोगों ने पढ़ा थानेश्वर, इसीलिए बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। और कन्नौज की कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, तो कन्नौज की मैं बात करता हूं यहां पर तो वो हो जाता है, ठीक है, कौन सा हो जाएगा जल्दी बताओ, मौखरी, बिल्कुल से राइट आंसर मौखरी है, ठीक है भाई, क्लियर। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं ये पुष्यभूति के बारे में। तो पुष्यभूति वंश की राजधानी आप लोग को थानेश्वर, जो कि वर्तमान कहाँ है, हरियाणा, ठीक है। इसी वंश में आगे चलकर हर्षवर्धन जैसे एक महान शासक, जो शासक हैं वो कहाँ से रिलेटेड हैं, तो आप लोग का याद रखना है भाई, ठीक है, पुष्यभूति वंश से। चलो बाकी विकल्प क्यों गलत है इस पर भी मैं बात करूंगा। जैसे कन्नौज है तो कन्नौज जो है, कन्नौज बाद में हर्षवर्धन की राजधानी बना, ठीक है। प्रारंभिक में हर्षवर्धन की इन्होंने, बाद में कन्नौज को इनको राजधानी बनाया। जैसे कि फर्स्ट में कौन था, कन्नौज था ना, फर्स्ट में जैसे मौखरी वंश की राजधानी कन्नौज, तो इसी प्रकार से हर्षवर्धन ने भी इसको बाद में बनाया। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, हर्षवर्धन भी पूछा जाएगा तब भी आप लोग कन्नौज लगाना, ठीक है भाई। उसके बाद वैशाली की मैं बात करूँ तो वैशाली, ठीक है, वैशाली जो है लिच्छवी गणराज्य के प्रसिद्ध था, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध था, लिच्छवी गणराज्य, लिख दीजिए सर, बोलने में समझ नहीं आ रहे हैं, लिच्छवी, ठीक है, गणराज्य,
गढ़ राज्य के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर प्रयाग की बात किया जाए, प्रयाग धार्मिक नगर था, ठीक है, पुष्यवती वंश की राजधानी, इससे कोई संबंधित ही नहीं है ये। चलो नेक्स्ट, उसके बाद आगे हम लोग जाते हैं, आगे में देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आता है। तो हर्ष, ठीक है, रचित की रचना किसने की थी? तो हर्ष रचित की रचना की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आप लोग का बाणभट्ट। कौन था भाई? बाणभट्ट था, यानी कि बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर था, ठीक है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है, क्लियर है। और इसकी रचयिता जो थी, मैंने शायद तक पढ़ा था, पीडीएफ में नहीं पढ़ा, पीडीएफ को रोक के आप लोग अच्छा से और गहन अध्ययन कीजिए। और जैसे कि मैंने बताया कि पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। आप बिल्कुल से हमारे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, नंबर मैं आप लोग को बता रहा हूँ अभी, ठीक है भाई। चलो नंबर बताऊँ क्या भाई? बिल्कुल से इसको मैं लिख देता हूँ ब्लैक कलर में हाईलाइटेड करके नीचे में, ठीक है। नंबर है हमारे कोचिंग संस्थान का 92, यानी कि 9203, ठीक है भाई, 9203। उसके बाद आप लोग का आ जाता है 37, यानी कि 37, ठीक है। उसके बाद 06, ठीक है भाई, और उसके बाद आ जाता है आप लोग का 96, यानी कि 96। तो ये है हमारे कोचिंग संस्थान का नंबर। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ मिल सकता है आपको पूरा और अच्छी तरीके से, ठीक है। हर एक क्लासेस का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही साथ आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है। टेस्ट आप दिलाना चाहते हैं तो टेस्ट का इसमें व्हाट्सएप में प्रावधान है, ऐसा नहीं है कि टेस्ट का प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो आप टेस्ट भी दिला सकते हो। इसके लिए आप एक मामूली सा आपको, ठीक है, अपना थोड़ा बहुत तो भाई देखो हमारे पूरा टीम वर्क है, और उस टीम वर्क का जो आप पर काम करेंगे, ठीक है। पीडीएफ को आपको भेजना, पीडीएफ के लिए आपके लिए तैयार करना, हर एक के लिए तैयार करना पीडीएफ। तो छोटा सा इसका अमाउंट जो है वो रखा गया है, और उस अमाउंट को आपको देना पड़ेगा। बाकी क्लासेस का कोई फीस नहीं है भाई, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका कोई फीस नहीं है। आप चाहते हो कि गुरुजी हम पीडीएफ नहीं लेंगे, तो बिल्कुल से आपको एक भी रुपया यहाँ पर चार्ज नहीं करना पड़ेगा। ये चार्ज जो है ये मेरा नहीं है, ये हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर लोग का है, ठीक है भाई। तो बिल्कुल से उन्होंने बोला कि सर हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। मैंने पूछा उनसे कि भाई आप लोग प्रोवाइड करा सकते हो कि नहीं करा सकते हो, ऐसा है? तो बोले सर हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए छोटा सा हम लोगों को अमाउंट देना पड़ेगा, क्योंकि सर हम लोग एक्स्ट्रा इतना काम करते हैं और थोड़ा सा हमको भी कुछ चाहिए, तो इसके लिए। तो मैंने बोला मैं बात करूँगा स्टूडेंटों से, हमारे विद्यार्थियों से, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। तो इसका राइट आंसर हमने किसको लिया था? इसका राइट आंसर हम लोग ले लिया था गुरुजी, यहाँ पर बोलोगे आप लोग बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। आया समझ में कि नहीं आया? तो बिल्कुल से गुरुजी यहाँ तक तो हम सबको समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तक हम सबको समझ में आ गया। कालिदास हम लोगों ने क्यों नहीं लिया सर? तो कालिदास क्यों नहीं लिया? कालिदास गुप्त कालीन के कवि थे, ठीक है, और उन्होंने मेघदूत वगैरह का रचना किया था, तो इसीलिए ये गलत हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर हेंगसोंग की हम बात करें तो हेंगसोंग चीनी यात्री था, लेखक नहीं था भैया ये, ठीक है। तो ये कौन था? चीनी यात्री था, तो आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद हम लोग, और ठीक है, यहाँ पर देखते हैं लिस्ट डी ऑप्शन को। तो ये जो है आप लोग का कुषाण कालीन बौद्ध साहित्यकार था, कुषाण कालीन, ठीक है, याद रखना है आपको, कुषाण कालीन, ठीक है, कुषाण कालीन, ठीक, बौद्ध, ठीक, क्लियर। चलो एक बात और भैया, जो नंबर हम लोगों ने बताया उस नंबर में पहले आप लोग अच्छे से बात कर लीजिएगा, उसके बाद स्कैनर जाएगा तब करना है, ठीक है, फ़ोन पे करना है, या तो बात कर लीजिएगा या तो फिर मेरे से ही डायरेक्ट बात कर सकते हो, और उन लोग मेरे से ही डायरेक्ट बात करवाते हैं। कोई भी स्टूडेंट आप कॉल करोगे तो सीधा मेरे से ही बात होता है, पहले कोई कंप्यूटर ऑपरेटर कोई भी उठा के हमको दे देंगे, ठीक है, बात तो मेरे से ही होगा, क्लियर है। बाकी जो मैं बोल रहा हूँ पेमेंट वो मेरा नहीं है, वो उन लोग का है, ठीक है भाई। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस चालुक्य शासक ने जो है पराजित किया? तो किसने किया भैया? चलो बताओ मुझे। तो आप लोगों ने पढ़ा, और पढ़ने के बाद हम लोग देखा सर यहाँ पर जो है पुलकेशिन II, किसने? पुलकेशिन II, यानी कि सी फॉर चंद्रमुखी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। ये बात है आप लोग का 618 से 619 ईस्वी की बात है, में चालुक्य शासन ने, ठीक है, पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया, ठीक है। इसका वर्णन आपको जो है ऐहोल अभिलेख में मिल जाएगा, देखना, सर्च करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1% गलत पढ़ाई नहीं होता, पहली बात तो, ठीक है। पूरा पीडीएफ के अनुसार और पूरा व्यापम के अनुसार उत्तर लेते हैं हम। आपको लगता है कि कई उत्तर गलत है करके, तो वो गलत उत्तर व्यापम का ही है, हमारा नहीं है, ठीक है, हमें कभी दोष मत देना। चलो भाई, उसके बाद पुलकेशिन I को हम लोग क्यों नहीं लिया? तो यह चालुक्य वंश का प्रारंभिक शासक था, हर्षवर्धन का समकालीन नहीं,
उस समय ये नहीं था, तो इसीलिए ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करें विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य की उपाधि कई शासकों ने धारण की, लेकिन हर्ष को हराने वाला जो पुलकिशन II था। ठीक है, चलो भाई। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँ, ठीक है, कीर्तिवर्मन का, तो ये हो जाएगा आप लोग का चालुक्य शासक था, लेकिन हर्षवर्धन के से युद्ध के, ठीक है, के लिए इनको नहीं जाना जाता है। उसके युद्ध में इसका कोई लेना ही देना ही नहीं था ना, पहली बात कोई लेना देना नहीं था, तो भाई क्यों इसको ज़बरदस्ती का फंसाए बेचारे को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा लेंगे जल्दी से बता दो मुझे। तो इसका राइट आंसर लेंगे पुलकिशन II, तो ये हमारा सी फॉर चंद्रमुखी इज़ द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं, चैप्टर नंबर 9 आ जाता है। और देखिए भाई चैप्टर नंबर 9 जल्दी से इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए चैप्टर नंबर 9 को जैसे देखा जाए तो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। तो यहाँ पर देखो कन्नौज पर शासन को लेकर 3 राजवंश, कौन कौन सा, राष्ट्रकूट वंश, ठीक है, और यहाँ पर गर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश ने संघर्ष हुआ। ठीक है, ने संघर्ष हुआ था। इसे त्रिक्षेत्रीय संघर्ष कहा गया, जिसमें, ठीक है, गुर्जरों को सफलता मिली। किसको मिला है भैया, तो इसको, ठीक है, गुर्जरों को सफलता मिला है, गर्जर प्रतिहार को। उसके बाद राष्ट्रकूट वंश की हम लोग बात करें तो राष्ट्रकूट वंश की मैं बात करूं तो इसकी राजधानी कौन थी, तो मान्यखेड़, ठीक है, और कृष्ण प्रथम, ठीक है, कृष्ण प्रथम जो है एलोरा की प्रसिद्ध, ठीक है, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया, जो कि राष्ट्रकूट वंश के सर्वोच्चम कृष्ण उदाहरण है। क्लियर हुआ। ठीक है, एलोरा गुफा बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों धर्मों को संबंधित है। नोट देखा जाए तो अजंता एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की कहानी से मिल जाता है आपको। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखा जाए तो ये हो जाता है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो इसकी संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे आपका हरिश्चंद्र। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। और प्रमुख शासक कौन थे, तो महेंद्र पाल थे। ठीक है, इसके प्रसिद्ध विद्वान के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेंगे अच्छे से। क्लियर। और व्यापम में बहुत सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूरा पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखें पाल वंश। तो पाल वंश के संस्थापक की मैं बात करूं तो गोपाल, और ये हो जाएगा आपका 750 ईस्वी। राजधानी मुंगेर था। प्रमुख शासक कौन थे, धर्मपाल। इन्होंने देखो भाई विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, भागलपुर का निर्माण कार्य करवाया। उसके बाद आप लोग कहा जाता है काकतीय वंश। ठीक है, तो काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये थे आप लोग का बेता प्रसम। और प्रसिद्ध शासिका देखा जाए तो रुद्रमा देवी। ठीक है, व्यापम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलो अब आ गए हम पढ़ाने, मैं पढ़ाऊंगा इसमें। पीडीएफ में आप खुद पढ़ते हो, लेकिन इसमें जब आ जाते हैं तो समझ जाओ भाई एमसी क्वेश्चन में एसपी सर का जलवा रहता है। ठीक है, चलो भाई उसके बाद हम लोग देखते हैं त्रिक्षिपीय संघर्ष किन वंशों के बीच हुआ था। तो गुरुजी आपने जो बताया उसके हिसाब से हम यदि देखें तो कौन कौन से, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश। तो कहाँ पर है भाई, तो ये ऑप्शन आपको सिर्फ देखने को मिल जाता है। बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। हो आक्रमण के लिए तैयार कि नहीं हो, बिल्कुल से बता दो। बिल्कुल से है गुरुजी हम। ठीक, देखो इसके बारे में देखें तो कन्नौज पर अधिकार को लेकर राष्ट्रकूट, गुर्जर परिहार और पाल वंशों के बीच एक भारी भयंकर संघर्ष हुआ था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे गुरुजी क्या कहते हैं जल्दी से बताइए। तो इसको कहते हैं त्रिपक्षीय। ठीक है भाई, त्रिपक्षीय क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे गुरुजी, बिल्कुल बोलेंगे, इसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें अंततः किसको सफलता मिला, तो किसको मिला भैया, जो है गुर्जर प्रतिहार है, इसको इसमें क्या मिला था भैया, सफलता मिला था। और बाकी विकल्पों को क्यों गलत कर रहे हो गुरुजी, इसके पीछे भी तो लॉजिक बताओ हमें। तो देखो भाई मौर्य, गुप्त, कुषाण, ठीक है, तो इस वंश के बीच जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ ही नहीं था ना। कहाँ हुआ था, हमने पढ़ा ऊपर में, हुआ था क्या, नहीं हुआ था सर, तो इसको गलत करो। ठीक है, उसके बाद आया चालुक्य, चोल और पल्लव। ठीक है, तो इनके भी दक्षिण भारत में संघर्ष हुआ था। देखो दक्षिण भारत में इसके भी संघर्ष जरूर हुआ था। क्वेश्चन हो जाएगा कि दक्षिण भारत में किन 3 वंशों के बीच संघर्ष हुआ था। ठीक है, तो आपको बोलना है चालुक्य, चोल और पल्लव, लेकिन इसको त्रिपक्षीय संघर्ष इसको कहा ही नहीं गया। त्रिपक्षीय संघर्ष इसको कहा ही नहीं गया भाई। ठीक है, याद रखोगे आप बिल्कुल से, लेकिन इसको त्रिपक्षीय या त्रिपक्षीय संघर्ष ही नहीं कहा जाता। ठीक है, पाल सेन वर्धन, तो पाल सेन वर्धन इन वंशों के बीच कन्नौज हेतु प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष नहीं हुआ। कन्नौज के लिए कोई प्रसिद्ध नहीं हुआ, युद्ध इनके बीच हुआ है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन कोई त्रिपक्षीय जो है संघर्ष नहीं हुआ भाई।
चलो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दूसरा, यहाँ पर आ जाता है एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया। सर अब भी हमने पढ़ा था सर, अब भी भूल गया, भूलने वाली बात ही नहीं है भाई, पूरा एग्जाम तक याद रहना चाहिए आपको। तो किसने करवाया, कृष्ण प्रथम ने, यानी कि बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, जो है राष्ट्रकूट वंश के शासक, किसके शासक थे, राष्ट्रकूट वंश, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के शासक थे ये। ठीक है, और कृष्ण प्रथम ने एलोरा में, कहाँ पर, एलोरा में, आपको याद रखना है, एलोरा में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर जो है मंदिर का निर्माण कराया। यह शैलकृत वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण इसको आप लोग मान सकते हो। यदि आपको कभी भी पूछा गया शैलकृत वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण कहाँ है, तो आप बता सकते हो भाई राष्ट्रकूट के शासक, ठीक है, शासक कृष्ण प्रथम एलोरा जो है कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था, वो इसको उदाहरण, बेस्ट उदाहरण है। उसके बाद सी हम लोग देखें गोपाल को, तो गोपाल की हम लोग बात करें तो गोपाल जो हैं पाल वंश के संस्थापक थे। किसके थे, पाल वंश के संस्थापक थे। नाग भट्ट की हम लोग बात करें, नाग भट्ट गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो इससे कोई लेना देना इसका नहीं है, सिर्फ लेना देना हमको किससे है, तो वो है आपका बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर से हमको लेना देना है भैया। ठीक है, आया समझ में, बिल्कुल से गुरुजी, यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया। चलो भाई, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तीसरा नंबर की क्वेश्चन। तीसरा नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग बात करें तो पाल वंश के संस्थापक कौन था। तो आप लोग बोलोगे पाल वंश के संस्थापक, गुरुजी जल्दी से आप लोग सी फॉर चंद्रमुखी इज द राइट आंसर लगाओ और कल्टी बनो। तो ये कल्टी बनने वाला काम आपको पेपर में करना है, पेपर में आपको टाइम बचाना है। यहाँ पर तो मैं पूरा समझाऊंगा क्योंकि मैं पूरा पढ़ाने आया हूँ भाई आपको। ठीक है, तो विस्तृत व्याख्या की मैं बात करूँ मेरे भाई, तो यहाँ पर देखो इसकी विस्तृत व्याख्या हम लोग देखेंगे। विस्तृत व्याख्या मतलब सर एक एक नस नस को हम लोग इसकी जानेंगे। ठीक है, गोपाल जो है पाल वंश की स्थापना, किसकी स्थापना, पाल वंश, याद रखना है आपको, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने लगभग 750 ईस्वी में बंगाल क्षेत्र में किया था। ठीक है, और इनकी राजधानी कौन सी थी, तो इनकी राजधानी जो थी वो थी भैया आपका मुंगेर। आया याद कुछ, बिल्कुल सर अब तो आ गया। धर्मपाल की हम बात करें, धर्मपाल को हमने आंसर नहीं लिया, तो धर्मपाल पाल वंश के प्रमुख शासक था लेकिन संस्थापक नहीं था, याद रखना है ना, प्रमुख शासक जरूर था बेचारा लेकिन संस्थापक नहीं था। उसके बाद देवपाल की मैं बात करूं, देवपाल को हमने आंसर क्यों नहीं लिया, तो देवपाल, ठीक है, देवपाल पाल वंश का शक्तिशाली शासक था लेकिन ये भी संस्थापक नहीं था। धर्मपाल भी पाल वंश का शासक था, देवपाल भी पाल वंश का शासक था, क्या महिपाल भी पाल वंश का शासक था सर, आप लोग पूछेंगे। तो महिपाल बाद का पाल शासक था, ये है ऐसे बात नहीं है लेकिन बाद का पाल शासक था। तो आपको याद रखना, ठीक है, गोपाल जो है ये संस्थापक हैं, बाकी सब उसके शासक हैं। ठीक है, आया समझ में मेरे भाई, बिल्कुल से आ गया गुरुजी। चलो उसके बाद यहाँ पर देखते हैं चौथा नंबर की क्वेश्चन, विक्रमशील, ठीक, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किस पाल शासक ने करवाया, तो आपको याद रखना है धर्मपाल। किसने कराया, धर्मपाल ने कराया। ठीक है, अब देखो पाल वंश के प्रसिद्ध शासक धर्मपाल ने विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। यह बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, इसको मान सकते हो, क्या मानोगे, बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र मानोगे इसको। ठीक है, उसके बाद आपने गोपाल क्यों नहीं लिया, तो मैंने अभी बताया ना, गोपाल वंश का संस्थापक हैं लेकिन विक्रमशील विश्वविद्यालय का निर्माण इन्होंने नहीं करवाया। देवपाल साम्राज्य का विस्तार किया है, ऐसा बात नहीं है भाई कि पाल वंश का इन्होंने विस्तार नहीं किया, उसको बढ़ाया है, लेकिन विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने भी नहीं किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, उसके बाद रामपाल आ जाता है। ठीक है, तो रामपाल पाल वंश के बाद का शासक है। ठीक है, ये पहले का नहीं है, पाल वंश के बाद का शासक है ये। ठीक है भाई, आया समझ में। चलो नेक्स्ट, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, ये आ जाता है आप लोग का चैप्टर नंबर 10 और अध्याय 10 है। और मैंने जितना टॉपिक बोला था वहाँ पर सामने मैं बोल के आया हूँ, चाहे आज 1 घंटा लगे चाहे आज 2 घंटा लगे, जितना टॉपिक मैं बोला हूँ उतना क्लियर होगा, मतलब होगा यहाँ पर। ठीक है, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, तो यहाँ पर पल्लव वंश जो 575 से 897 ईस्वी में इनका बोलबाला था।
और कुछ पीडीएफ में दिख नहीं रहा है भाई। चलो कुछ पीडीएफ में नहीं दिख रहा है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा देखने को। हम सीधा एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन में मैं जितने भी जानकारी है वो सब आपको बता दूंगा। जैसे पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी, तो अब सब मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है, सब मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि पीडीएफ आप लोग पढ़े नहीं हो, कुछ पढ़े नहीं हो, आंसर क्या दोगे, तो आपको याद रखना है, ठीक है। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी, तो कांची में थी, ठीक है भाई, कांची में था इनका राजधानी। और पल्लव वंश की राजधानी कांची, यानी कि जिसको कांचीपुरम भी कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे क्या कहा जाता है, कांचीपुरम, कांचीपुरम भी कहा जाता है। यह दक्षिण भारत का प्रमुख शिक्षा एवं सांस्कृतिक केंद्र, याद रखना इसको, ठीक है, शिक्षा एवं सांस्कृतिक केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र है भाई ये, ठीक है। आ गया समझ में, बिल्कुल से गुरुजी आ गया। उसके बाद हमने मदुरै क्यों नहीं लिया, तो देखो मदुरै नहीं लेने के पीछे कारण ये है, मदुरै पांड्य वंश की राजधानी थी, आपको याद रखना, ठीक है भाई। क्यों नहीं, क्योंकि कुछ पीडीएफ में नहीं पढ़े हो तो आपको सब लिख के रखना है इसमें। उसके बाद यहाँ पर देखो वातापी, तो वातापी यानी कि बादामी चालुक्य वंश की राजधानी थी। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है तंजावुर, तो तंजावर चोल वंश की राजधानी है, ठीक है, चोल वंश की राजधानी है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, ठीक है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया, तो किसने कराया भाई, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, नरसिंहवरम। नरसिंहवरम कौन से ऑप्शन में है, ए फॉर एनिमल इज द राइट आंसर, नरसिंहवरम वन ने कराया, ठीक है। नरसिंहवरम वन मतलब कि पल्लव शासक नरसिंहवरम वन कौन से शासक थे, पल्लव शासक, ठीक है। ये जो है मालव, जिसे हम लोग कह सकते हैं माम, ठीक है, ये कहा जाता है, ठीक है, उसके द्वारा, ठीक है, ये जो मंदिर है, ठीक है, ये, ठीक है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ का निर्माण इसके द्वारा कराया गया था। अब उसके बाद महेंद्र जो है, इसको हम लोग क्यों नहीं लिए, तो इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। ये पल्लव का शासक था, लेकिन रथ निर्माण में ये जो है नहीं थे। और यहाँ पर पुलकिशन 2, तो पुलकिशन मैंने बता दिया है, चालुक्य वंश का शासक था। और राजराजा, तो राजराजा की मैं बात करूँ, राजराजा 1 तो ये चोल वंश का शासक था, जिन्हें बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, आप लोग याद रखना, बृहदेश्वर मंदिर। चलो नेक्स्ट, उसके बाद तीसरा नंबर का यहाँ पर आता है, ठीक है, वातापी के चालुक्य किस नाम से प्रसिद्ध थे, तो कौन से नाम से प्रसिद्ध थे भाई, तो आपको याद रखना है बादामी चालुक्य, ठीक है, किसके नाम से, बादामी चालुक्य, यानी कि बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। और यहाँ पर वातापी, ठीक है, वातापी जो बात हुआ है, वातापी का नया नाम बादामी है, इसलिए वातापी के चालुक्य बादामी के चालुक्य ये कहलाए, ठीक है, इसका नाम ही वास्तव में बादामी है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके पीछे भी लॉजिक मैं बताऊं आपको, ठीक है, तो इसके पीछे लॉजिक यदि हम लोग देखें तो यह चालुक्य वंश की दूसरी शाखा थी, ठीक है, यह चालुक्य वंश की दूसरी शाखा थी भाई। और वेंगी की मैं बात करूं तो वेंगी ये पूर्वी चालुक्य कहलाते थे, ठीक है, पूर्वी चालुक्य। और पूर्वी चालुक्य जो है इसका क्षेत्र आंध्र प्रदेश का वेंगी क्षेत्र था, ठीक है, वातापी नहीं। कौन से क्षेत्र में आते थे, ये वेंगी क्षेत्र में आते थे, न कि ये वातापी क्षेत्र में आते थे, ठीक है। तो बहुत अच्छा से और संपूर्ण ज्ञान यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, उसके बाद चलो देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन, फिर नया पीडीएफ आ जाएगा चैप्टर नंबर 11। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं हम लोग, पुलकेशिन। बिल्कुल से डरना नहीं है आपको कि सर इतना कम आप पढ़ा रहे हैं इतिहास के अंदर में, तो मैं बता दूं संपूर्ण ज्ञान को हम लोगों ने ला दिया है और की पॉइंट बस लाए हैं जो कि एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है, और इससे बाहर आप लोग का नहीं आएगा, ठीक है भाई, इससे बाहर आप लोग का नहीं आएगा। जितना भी इम्पोर्टेंट है, देखो जीके जीएस की मैं बात करूं मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, तो जीके जीएस की मैं बात करूं तो जीके और जीएस जो होता है ये अथाह सागर हैं, अथाह ज्ञान है, ठीक है। तो यहाँ से आप जितना भी पढ़ लो, ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पर रणनीति काम आना है, आपको रणनीति काम आना है, मतलब स्मार्ट तरीका से आपको स्टडी करना है। और मैं चाहता हूँ कि यदि हमारे टीम आपको पीडीएफ देने के लिए
तैयार हैं। ठीक है, मैं तो बोल रहा था कि बच्चों को ना PDF दो ना उससे पैसा लो। ठीक है, लेकिन उन लोग बोल रहे हैं कि नहीं सर हम लोग ले लेंगे और मिनिमम फीस में देंगे जितना बच्चे अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं बोला चलो भाई करके देखते हैं, ले लेंगे तो बढ़िया है, सक्षम रहेंगे वो लेंगे, नहीं लेंगे तो उनको PDF वगैरह सब तो यहीं पर मिल रहा है। ठीक है, तो आप बिल्कुल से PDF ले सकते हो, तो PDF लो। ठीक है भाई, क्लियर। चलो उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं हम लोग चौथा, तो पुलकेशन ने किस, ठीक है, उत्तर भारतीय शासक को नर्मदा नदी के तट पर जो पराजित किया, तो ये सर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये है आप लोग का हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन है भाई, क्लियर है। और थोड़ी सी और बता दीजिए सर, तो देखो चालुक्य शासक, ठीक है, चालुक्य शासक पुलकेशन II ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर जो है हराया। ठीक है, इसका वर्णन आपको किसमें देखने को मिलता है, चलो बताओ। मैंने बोला था ना, तो सर आपने बोला था ऐहोल में इसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐहोल अभिलेख में। ठीक है भाई, बाकी विकल्प को हमने क्यों नहीं लिया, तो बाकी विकल्प की मैं बात करूं, जैसे यहाँ पर चंद्रगुप्त को हमने क्यों नहीं लिया, तो चंद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था और जो है इनका पुलकेशन II से कोई संबंध ही नहीं है, कोई लेना ही देना नहीं है, जबरदस्ती कोई इसको फंसा रहे हो बेचारे को। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय यह जो है गुप्तकालीन शासक था। ये हर्षवर्धन का समकालीन ही नहीं है, उस समय का ही नहीं है ना चंद्रगुप्त, इसको भी फालतू के यहाँ पर फंसा रहे हो। धर्मपाल की मैं बात करूँ तो पाल वंश का शासक था ये। ठीक है, जिसका युद्ध पुलकेशन से हुआ ही नहीं, कभी पाला ही नहीं पड़ा ना, सीधा सीधा। ठीक है, तो इसके हम लोग आंसर की मैं बात करूं तो आंसर आप लोग का हो जाएगा हर्षवर्धन। कौन सा हो जाएगा, हर्षवर्धन, यानी कि B फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर हम लेंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको, बिल्कुल क्लियर गुरुजी। चलो नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है यहाँ पर 11 नंबर की क्वेश्चन, सॉरी 11 नंबर की क्वेश्चन बोलता हूँ कि चैप्टर नंबर 11, और चैप्टर नंबर 11 यहाँ पर आ जाता है। और इसके बावजूद भी हमारे पास 2 चैप्टर अभी बचेंगे, क्योंकि मैं बोल दिया हूँ पूरा कंप्लीट कवर कराए बिना मैं उठूँगा नहीं भाई। ठीक है, मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। क्लियर। तो भारत में संगम काल, यदि किसी को प्यास लग रहा होगा पानी वानी तो बिल्कुल पी के आ सकते हो, लेकिन क्लास रुकेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखो चोल, चेर तथा, ठीक है, पांड्य, इन तीनों वंशों के काल संगम काल कहते हैं। संगम काल किसको कहेंगे, चोल, चेर और पांड्य। ठीक है, संगम काल के 3 राजवंश थे, चेर राजवंश थे, चोल राजवंश थे और पांड्य राजवंश थे। ठीक है, राजधानी की मैं बात करूँ केलर, यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा तंजौर, ये तमिलनाडु। ठीक है, प्रतीक चिन्ह की मैं बात करूँ धनुष, यहाँ पर बाघ आता था, यहाँ पर मछली। संस्थापक कौन थे, तो ये थे आप लोग का जो है उदयन जेलर। ठीक है, और इसकी मैं बात करूँ तो ये हो जाएंगे आपका, ठीक है, इल्जेत चेन्नी, और ये हो जाएगा आपका नोडियन। मतलब अलग अलग नाम रहता है भाई, एकदम एक तरफा। उसके बाद देखो यहाँ पर मदुराई, ठीक है, क्लियर भाई, मदुराई का मीनाक्षी मंदिर बनवाया इन्होंने। इन 3 वंशों के संगम काल जो है, इन तीनों जो वंशों को संगम काल, क्योंकि इस समय साहित्य विद्या के 3 सम्मेलन का संगम बुलाए गए थे, इसलिए इसको संगम काल कहा गया। 3 सम्मेलन संगम हुए, कौन कौन सा, प्रथम सम्मेलन का स्थान है यहाँ पर मदुराई, तमिलनाडु में अभी नया गेम पलट हुआ है, आपको पता है कि नहीं पता भाई, बता दो भाई मेरे को। विजय थालापति जी न्यू मुख्यमंत्री पद पर चुने गए हैं, जिसके लिए भी गड़बड़ है। बहुमत के लिए 118 सीट, ठीक है, वहाँ पर बात हो रहा है, और उसके पास मात्र 6 सीट कम पड़ रहे हैं, और ये सब गेम हो रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी क्लास बहुत टाइम हो गया। चलो आप लोग देख लेना अलग से। तमिलनाडु, उसके बाद यहाँ पर देखो कपाटपुरम, यहाँ पर आ जाता है मदुराई, तीसरा सम्मेलन फिर मुदाई में। अध्यक्ष की मैं बात करूँ तो यहाँ पर अध्यक्ष तो थे, वो थे आपको अगस्त्य ऋषि। इसमें अध्यक्ष की बात करूँ तो ये था आप लोग का तोलक्का पियर, और यहाँ पर थे ठीक है, क्या हो गया भाई, ठीक है, नक्कीर। चलो उसके बाद ग्रंथ की मैं बात करूँ तो ये हो जाएंगे ये, ठीक है, CG व्यापम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आ जाता है उत्तर प्राचीन कालीन चोल या द्वितीय चोल। ठीक है, तो यहाँ पर संस्थापक कौन थे उत्तर प्राचीन कालीन चोल का, तो ये था आपका विजालय। ठीक है, राजधानी कौन थी, तो राजधानी में आपको याद रखना है, ठीक है, तंजौर। ये ठीक है भाई, इस वंश की प्रधानता स्थापित करने का श्रेय किसको कहा जाता है, ठीक है, इसको दिया जाता है। चलो नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रसिद्ध शासक, तो प्रसिद्ध शासक हैं
तो प्रसिद्ध शासक में कौन कौन आएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका राज प्रथम। इसका शासक जो था ये आपको याद रखना है 985 से 1014 ईस्वी। और यह जो है ठीक है प्रांतक द्वितीय का पुत्र था और विदेश्वर मंदिर भारी तथा यहाँ पर ऐरावतेश्वर मंदिर ठीक है का निर्माण कराया। जल सेना प्रारंभ की थी। उसके बाद राजेंद्र प्रथम जिनका था 1014 से 1044 सर्वोच्च पद, यहाँ पर देख लो आप लोग ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य की मैं बात करूं तो यहाँ पर चोल की शक्तिशाली नौसेना के कारण बंगाल की खाड़ी में चोलों की झील कहा जाता था ठीक है। उसके बाद नटराज की प्रसिद्ध चतुर्भुज प्रतिमा इसी काल से की थी। उसके बाद प्रशासनिक इकाई ठीक है नाडू कुभर। उसके बाद यहाँ पर प्राचीन चोल काल ब्राह्मणों के पंचायत व संस्थान ठीक है संस्था बहुत प्रसिद्ध थी जिन्हें यहाँ पर वारियम कहा जाता था। क्लियर हुआ? बिल्कुल से गुरुजी क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट उसके बाद इससे जुड़ी क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इससे जुड़ी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर संगम काल में कौन कौन से 3 राजवंश थे, तो संगलवाद में चेर चोल पांडच। तो चेर चोल पांडच ये है आप लोग का बी फॉर बाहुबली। मौर्य गुप्त चोल को हमने क्यों नहीं लिया, उससे पहले हम इसको थोड़ा से समझते हैं। देखो दक्षिण भारत में प्राचीन इतिहास में संगम काल के दौरान 3 प्रमुख राजवंश थे। कौन कौन थे? तो अभी आपने पढ़ाया सर और फिर से यहाँ पर डबल रिवीजन हो जा रहा है। चेर चोल और पांडच इन्हीं के शासन काल में तमिल साहित्य का विकास हुआ और संगम सभाएं क्या किए गए आयोजित किए गए। जो किए गए थे अभी उससे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग डील करेंगे। जैसे मौर्य गुप्त और चोल को क्यों नहीं लिया गया, तो मौर्य और गुप्त उत्तर भारत के राजवंश थे। संगम काल से इनका कोई लेना देना नहीं है, संगम काल से इनका कोई संबंध ही नहीं है ठीक है इनका। चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट ठीक है। तो पाल प्रतिहार यह मध्यकालीन राजवंश थे। कहाँ से थे? मध्यकालीन राजवंश थे, तो इनका भी कोई लेना देना नहीं है। सातवाहन, शक और कुषाण तो ये अलग अलग क्षेत्र के शासक थे। संगम काल के 3 प्रमुख वंश इनसे जुड़े हुए नहीं हैं, तो इसीलिए ये भी गलत हो गया हमारा। जो राइट आंसर हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, तो ये होता है आपका सिर्फ बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। भाई यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, तो बिल्कुल से बोलोगे गुरुजी दिल गार्डन हो गया और पूरा समझ में आ गया। चलो भाई उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फिर से ठीक है। तो ये आ जाता है चोल वंश की राजधानी क्या थी। तो चोल वंश की राजधानी चलो बताओ भाई, मैंने बताया पूरा पढ़े हुए हो यहाँ पर। तो ये हो जाता है आप लोग का ठीक है भाई तंजौर। कौन हो जाता है? तंजौर हो जाता है, यानी कि सी फॉर चंद्रमुखी इज द राइट आंसर हो जाता है ठीक है। चोल वंश की प्रमुख राजधानी कौन है? तंजौर थी। बाद में इसको जो है चेंज किया गया और गंगाई कोडचोलपुरम ठीक है, गंगाई कोडचोलपुरम भी राजधानी इसको बनाया गया ठीक है। और मदुरै की मैं बात करूं तो मदुरै नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि यह पांड्य वंश की राजधानी थी। मदुरै किसकी राजधानी थी? पांड्य वंश की राजधानी थी। और वंजी की मैं बात करूं तो वंजी यह चेर वंश की राजधानी, और कांजी की मैं बात करूं तो कांजी जो है यह पल्लवों की राजधानी थी ठीक है भाई। तो सब अलग अलग की राजधानी थे, तो इसीलिए सी फॉर चंद्रमुखी इज द राइट आंसर होता है। चलो नेक्स्ट उसके बाद तीसरा नंबर की क्वेश्चन हम लोग देखो भाई, यही आ गया फिर से यहाँ पर ठीक है। गंगा कोडचोलपुरम ठीक है मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया भाई, हमने अभी पढ़ा। तो ये जो है राजेंद्र प्रथम। कौन है? राजेंद्र प्रथम, यानी कि सी फॉर चंद्रमुखी इज द राइट आंसर लगाया सर बिल्कुल से। राजेंद्र प्रथम ने गंगा नदी तट विजयी प्राप्त करने के बाद इस मंदिर का निर्माण करवाया ठीक है। चलो नेक्स्ट उसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे से पहले मैं थोड़ा से ऑप्शन नंबर ए को हम लोगों ने क्यों नहीं लिया इसको मैं बता देता हूँ ठीक है। राजराज प्रथम, तो राजराज प्रथम इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग का हो जाता है प्रताप प्रथम। प्रताप प्रथम चोल शासक थे, लेकिन यह मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया। उसके बाद यहाँ पर हो जाता है आपका विजयला। तो ठीक है भाई, ये जो है विजयवाला जो है चोल वंश के संस्थापक थे। चलो नेक्स्ट उसके बाद चौथा नंबर की क्वेश्चन, उसके बाद आप लोग का आ जाएगा चैप्टर नंबर 12, और चैप्टर नंबर 12 आ जाएगा भाई। चलो इसको देख लेते हैं हम। देखते हैं तो यहाँ पर आ जाता है आप लोग का चोलों की शक्तिशाली नौसेना के कारण बंगाल की खाड़ी में ठीक है, बंगाल की खाड़ी को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था बताइए मुझे भाई। तो चलिए देखते हैं इसको। तो इसको जो है चोलों की झील क्या कहा जाता था? चोलों की झील बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर होगा इसका। चोलों की नौसेना बहुत ही शक्तिशाली थी। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया तक समुद्री अभियान चलाए ठीक है। इसी कारण बंगाल की खाड़ी चोलों की झील
इसको कहा जाता था। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल से गुरुजी। अरब सागर हमने क्यों नहीं लिया, यह भारत के पश्चिम में स्थित समुद्र हैं। हिंद महासागर हमने क्यों नहीं लिया, यह महासागर का नाम है, विशेष उपाधि नहीं है इससे। पूर्वी सागर हमने क्यों नहीं लिया, इतिहास में ऐसा नाम प्रचलित ही नहीं है, सीधा सीधा बात। ठीक है, क्लियर। चलो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट से पहले हम लोग PDF पढ़ेंगे, और जब तक PDF नहीं पढ़ेंगे तब तक कैसे करोगे भाई क्वेश्चन, तो उसके बाद आ जाएंगे MCQ क्वेश्चन। चलो PDF में हम लोग देखें तो भारत में राजपूत काल, अब भारत में राजपूत काल आ गया आप लोग का, और लगभग एक काल और बचे हैं, उसके बाद जो है क्लास संपूर्ण तरीक़ा से हो जाएगा, और मज़ा ही आ जा रहा है भाई। आज पूरा 1 घंटा होने वाला है और 1 घंटा से बैठे हुए हैं यहाँ। ठीक है भाई, चलो यहाँ देखो, हर्ष के पश्चात देश में किसी केंद्रीय सत्ता का अस्तित्व न रहा। देश की राजनीतिक एकता भिन्न भिन्न हो गई और अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जिसमें से पहले आप लोग का सोलंकी वंश के बारे में हम जाने यहाँ पर। तो देखो भाई, इसके संस्थापक जो थे वो थे मूलराज प्रथम। राजधानी कौन था, तो गुजरात। और विशेष यहाँ पर देखा जाए तो विशेष में यहाँ पर देखना भाई, मोढेरा बड़ौदा के निकट सूर्य मंदिर का निर्माण, ठीक है, इस वंश काल का वस्तुपाल और तेजपाल करवाया। ठीक है भाई, क्लियर। दिल्ली में चौहान वंश, तो दिल्ली में चौहान वंश की मैं बात करूं तो राजधानी यहाँ पर अजमेर। ठीक है, प्रसिद्ध शासक कौन थे, पृथ्वीराज चौहान। और दरबारी कवि कौन थे, तो यहाँ पर आ जाता है आप लोग का चंद्रबरदाई। ठीक है भाई, क्लियर। और रचना कौन थी, उसकी रचना पूछा जाता है ना, तो रचना आप लोग याद रखना, पृथ्वीराज रसो। ठीक है भाई, उसके बाद तराइन का युद्ध हम लोग बात करें तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 ईस्वी में। ठीक है, और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1192 ईस्वी में, 1 साल बाद। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, विरुद्ध मोहम्मद गोरी थे, और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी दोनों के बीच ही हुआ था हमेशा, मतलब हमेशा कहने का मतलब दोनों बार। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का यहाँ पर विजय हुआ था पहली बार में, लेकिन दूसरी बार में किसका विजय हो गया, मोहम्मद गोरी का विजय। ठीक है, ये क्वेश्चन व्यापम में पूछा गया। देखो भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कुछ नोट है, यहाँ से देखिए। ठीक है, ये जो है विजोलिया शिलालेख में चौहानों की पूरी वंशावली यहाँ पर मिलती है, जो कि पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, परमार वंश, तो परमार वंश की राजधानी कौन थी भैया, उज्जैन है। विशेष यहाँ पर देखा जाए तो देखो, ठीक है, मालवा में परवान शासक, ठीक है, यहाँ पर अवंती के राजा के रूप में, ठीक है, जाने जाते हैं। उसके बाद कलचुरी वंश की मैं बात करूं तो कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे, तो कोकल, ठीक है, कोकल प्रथम थे, और राजधानी कौन थी, तो त्रिपुरी थी। क्लियर हो गया। चलो MCQ क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से आ जाता है आप लोग का। तो देखो भाई, फर्स्ट चौहान वंश की राजधानी क्या थी, तो चौहान वंश की राजधानी मुझे बताओ, अजमेर। हमने पढ़ा ना, अजमेर थी। दिल्ली में चौहान वंश की राजधानी अजमेर थी। ठीक है, जिसकी स्थापना किसने किया, अजय पाल ने किया। किसने किया, अजय पाल ने। अजमेर थी और जिसका स्थापना अजय पाल, याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा गुरुजी, अजय पाल ने किया था। बाद में चौहानों ने दिल्ली पर भी अधिकार किया। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाकी ऑप्शन को आपने क्यों नहीं लिया सर, बार बार वही क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हो, तो हम पूरी संपूर्ण व्याख्या यहाँ पर करवा देते हैं। देखो, कन्नौज की मैं बात करूँ तो यह, ठीक है, गाहड़वाल शासक से संबंधित है। उज्जैन की मैं बात करूं तो परमार वंश की यह राजधानी है। और चित्तौड़ की मैं बात करूं तो मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत से यह संबंधित है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको नहीं लिया। उसके बाद चलो भाई, तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आप लोग का 1191 ईस्वी में, जो कि दिया हुआ है। इसकी विजयी हुई थी, तो किसका विजयी हुआ था, तो प्रथम में मैंने बताया भाई, प्रथम में मैंने बताया पृथ्वीराज चौहान, तो इसीलिए सी फॉर चंद्रमुखी इज द राइट आंसर, पृथ्वीराज चौहान। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने मोहम्मद गोरी क्यों नहीं लिया, तो मोहम्मद गोरी जो है ये द्वितीय बार में जीता था, इसको याद रखना है। ठीक है, याद रखोगे कि नहीं भाई, मोहम्मद गोरी, ठीक है, यह प्रथम युद्ध में हार गए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक वह गोरी का सेनापति था, युद्ध का मुख्य शासक नहीं था। इसे मुद्दे का कोई शासक नहीं, ये सेनापति था। ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है फिर देखो भाई, इतुलतमिश, तो इतुलतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश की मैं बात करूँ तो यह बाद का दिल्ली सल्तनत का शासक था। अभी दिल्ली सल्तनत आगे पढ़ेंगे, आएगा। ठीक है,
क्लियर। चलो नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं तो पृथ्वीराज रासो की रचयिता, पृथ्वीराज रासो की रचयिता जो कि उसके कवि थे, ठीक है, कवि कौन थे? तो ये था आप लोग का ठीक है, चंद्रबरदाई। कौन थे? तो ये हो जाएगा बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। कल्हड़ की मैं बात करूं तो ये जो है नहीं थे। कैसे नहीं थे गुरुजी? तो ये जो है, ठीक है, राजतंगड़ी का लेखक थे। किसके थे? राजतंगड़ी के लेखक। वार्यभट्ट की मैं बात किया जाए तो हर्ष रचित के लेखक है। अमीर खुसरो की मैं बात करूं तो दिल्ली सल्तनत काल के प्रसिद्ध कवि है ये। चलो नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट PDF आ सकता है क्योंकि 4 क्वेश्चन के बाद हर बार PDF आ रहा है। बिल्कुल से भाई PDF आएगा, PDF इसमें लक्ष्य भी है, उसके बाद PDF आएगा और शायद इसके बाद ख़त्म हो जाए या फिर जितना है कभी एक टॉपिक और बचा है जी, हमारा एक टॉपिक और बचा है, ठीक है, तो इसको पहले निपटा लेते हैं। ये तो हो गया ना हमारा, चौथा है। यहाँ पर देखो परमार वंश की राजधानी क्या थी? तो परमार वंश की राजधानी की मैं बात करूँ तो परमार वंश की राजधानी जो थी वो थी भैया मेरे यहाँ पर समझ जाना आप लोग, उज्जैन। कौन है? उज्जैन, ठीक है। परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, बाद में धारा, ठीक है, बाद में धारा भी राजधानी बनी, लेकिन अभी धारा हमारे ऑप्शन में है क्या? नहीं है, तो इसीलिए उज्जैन इज द राइट आंसर है। मालवा के, ठीक है, परमार शासक प्रसिद्ध, ठीक है, परमार शासक जो थे ये किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो मालवा, ठीक है, मालवा के लिए। और उसके बाद अजमेर को हमने क्यों राइट आंसर नहीं लिया? तो इसके पीछे भी लॉजिक है और कहानी है। ये चौहान वंश की राजधानी थी। किसकी? चौहान वंश की। त्रिपुरी, तो त्रिपुरी जो है कलचुरी वंश की राजधानी। कन्नौज, तो कन्नौज क्या है? यह उत्तर भारतीय शासकों से संबंधित है और राजधानी किसका है मैं शायद बता चुका हूँ, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो आगे हम लोग के सामने आ जाता है और कुछ वंश थे जिसको यही उसी का भाग है, ये भी PDF उसी का भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रमुख शासक की मैं बात करूँ जैसे कि नंग वंश की, तो प्रमुख शासक कौन थे? यहाँ पर ये हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये CGPSC में पूछा गया है, ठीक है। इसकी पूरी जगन्नाथ ने, ठीक है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो ये जो है अंतरवर्मन ने। और उसके बाद यहाँ पर नरसिंह वर्मन, ठीक है, जिन्होंने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। नोट, ठीक है, कीलंगराज मंदिर, ठीक है, भुवनेश्वर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेन वंश की। तो संस्थापक कौन थे? तो सामंत सेन थे। दरबारी कवि कौन थे? तो जयदेव। रचना किसका था? तो ये हो जाएगा गीत गोविंद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर चंदेल वंश। तो चंदेल वंश की राजधानी यहाँ पर हो जाएगा आपका जो है महोबा, ठीक है। और ये जो है प्रमुख शासक कौन था? तो ये था आप लोग का यशी बर्मन। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मंदिर निर्माण। तो चतुर्भुज मंदिर, खजुराहो मंदिर, ठीक है, विष्णु मंदिर जिसको बोला जाता है, ठीक है, कदरिया महादेव मंदिर, ठीक है, जिसको खजुराहो बोला जाता है। खजुराहो मंदिर हिंदू और जैन दोनों धर्मों से संबंधित है, ठीक है, इसको याद रखना है आप लोग नोट में। उसके बाद लोहार वंश की मैं बात करूं तो लोहार वंश देखो प्रसिद्ध शासक इसके जो है हर्ष थे, ठीक है। दरबारी कवि कौन थे? तो कलहर थे। रचना किसने की है? तो राजतरंगिणी। उसके बाद अन्य रचनाकार की, तो यहाँ पर आप लोग याद रखना है जोन राज, ठीक है, श्रीवर और शुक। नोट की मैं बात करूँ भाई तो यहाँ पर हो जाएगा जेलिका मंदिर, ठीक है, ग्वालियर में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँ प्राचीन काल में भारत के, ठीक है, बाहरी विश्व के साथ सांस्कृतिक संबंध का प्रमुख कारण, तो यहाँ पर व्यवहारिक संबंध था। कौन सा संबंध था? व्यवहारिक संबंध, ठीक है। ये कुछ विशेष नक्शा है, इसको हम डिजिटल बोर्ड आ जाएंगे भाई तो एक एक करके पढ़ेंगे। फिलहाल उतना में तो आप लोग निकल जाए रहोगे, पीरियड डेड हो जाएगा रहेगा, लेकिन शिक्षक भर्ती में मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोग के प्री BEd होने के बाद 2 साल तो अभी लगेगा, उसके बाद शिक्षक भर्ती आएगा भाई। और शिक्षक भर्ती आएगा तो आप कहाँ जाओगे? ढूंढते ढूंढते फिर आओगे दिशु कोचिंग, SP सर को, SP सर के पूरे टीम को ढूंढते ढूंढते आओगे। तब उस समय डिजिटल बोर्ड शायद हो जाएगा आप लोग के सपोर्ट से, तो उस समय हम लोग देखेंगे भाई। उसके बाद चलिए क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? तो आप बोलोगे गुरुजी नरसिंह, ठीक है, नरसिंह देव। तो नरसिंह देव कहाँ पर है? यहाँ पर वो जो ये हो जाता है भाई आपका शिव और चंद्रमुखी इज द राइट आंसर है, ठीक है। देखो नग वंश के शासक नरसिंह देव ने उड़ीसा के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित किया था उन्होंने। क्लियर हुआ? अब अन्य विकल्पों को क्यों नहीं लिया हम लोगों ने? तो पहला देखो ये विकल्प को हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इन्होंने पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। उसके बाद सेकंड की मैं बात करूं तो नाम भ्रमित करने वाला है। देखो यहाँ पर नाम कैसे भ्रमित करने वाला है, आप लोग क्या करते बी जल्दी जल्दी में बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर लगाते और बोलते कि हमको 1 नंबर मिल रहा है, लेकिन नहीं मिलेगा भाई, लेकिन सूर्य मंदिर से ये संबंधित नहीं है, ठीक है। उसके बाद यशोवर्मन की मैं बात करूँ तो यशोवर्मन चंदेल वंश के शासक थे। क्लियर हुआ मेरे भाई? बिल्कुल से गुरुजी ये तो क्लियर हो गए। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन आएंगे इसके बाद। तो यहाँ पर आ जाएगा गीता गोविंद के रचयिता कौन थे? तो ये जो है
कौन थे भैया? तो ये जो थे आप लोग का जयदेव। अब जयदेव को हमने क्यों आंसर लिया गुरुजी? तो देखो सेन वंश के दरबारी कवि जयदेव, कौन से वंश से? सेन वंश। आप लोग याद रखना है सेन वंश, ठीक है। सेन वंश के दरबारी कवि जयदेव के, ठीक है, गीत गोविंद की रचना की थी। इन्हें धारा कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन है। कौन सा है? धारा कृष्ण का प्रेम लीला का इसमें वर्णन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अन्य विकल्प को हमने क्यों नहीं लिया गुरुजी? तो अन्य विकल्प को हमने इसलिए नहीं लिया भाई क्योंकि यहाँ पर देखो कालिदास संस्कृत के महान कवि, ठीक है भाई, मतलब कि अभिज्ञान संकुतलम के लेखक है ये। क्लियर हुआ? उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बाण भट्ट की। तो बाण भट्ट की यहाँ पर देखें तो हर्ष रचयित के एक लेखक है, इसलिए ये भी गलत हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कंदरबरदाई की। तो ये देखो पृथ्वीराज रासो की रचैया हैं, जो कि पृथ्वीराज के जो है दरबारी कवि थे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तीसरा की। तो यहाँ पर देखो भाई खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? तो कौन सा वंश की आपको याद रखना है भाई? यहाँ पर हो जाएगा चंदेल वंश। तो चंदेल वंश यानी कि कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है गुरुजी? सी फॉर चंद्रमुखी। क्या राइट आंसर लगाया? बिल्कुल से लगाओ भाई। तो नंग वंश को हम लोग क्यों आंसर नहीं लगाया? क्योंकि भाई इसके पीछे भी लॉजिक है, ठीक है। नंग वंश पुरी और कोणार्क मंदिरों से संबंधित है, न कि हमारे ये जो है खजुराहो मंदिर से। उसके बाद हम लोग देखें सेन वंश। तो सेन वंश की मैं बात करूँ भाई तो ये बंगाल क्षेत्र का वंश है। और लोहार वंश, तो ये लोहार वंश कहाँ से अभी है? तो कश्मीर राजवंश का है। क्लियर हो गया मेरे भाई? बिल्कुल से गुरुजी यहाँ तक क्लियर हो गया। चौथा क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट आ जाएगा चौथा क्वेश्चन में। उसके बाद हमारा आ जाएगा कुछ और है क्या? हाँ, ये लास्ट है भाई, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत अंतिम है और अभी हमको हाई जी लग रहा है क्योंकि 1.5 घंटा से ऊपर आप लोग का क्लास होने वाला है और पूरा इतना टाइम से बोलना भाई, ठीक है, और इतना टाइम से आप लोग भी बने हुए हो, इसके लिए हम दोनों ही बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके रिज़ल्ट के लिए और रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, बेहतरीन आएगा। चलो यहाँ पर देखो राजतंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो कौन है? तो ये है आप लोग का कल्हड़। कौन हो जाएगा? कल्हड़ हो जाएगा, ठीक है। कल्हड़ के राजतंगिणी ग्रंथ की रचना की जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। किसका है? कश्मीर, याद रखना, ठीक है। कश्मीर के इतिहास का इसमें वर्णन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ भाई? बिल्कुल से गुरुजी यहाँ तक क्लियर है। अन्य विकल्प को हमने क्यों नहीं लिया? जयदेव अभी हमने पढ़ा ऊपर में, ठीक है। तो ये है आप लोग का गीत गोविंद के लेखक। उसके बाद अमीर खुसरो की मैं बात करूँ तो दिल्ली सल्तनत काल के कवि। उसके बाद डी आंसर की मैं बात करूँ जौन राज। तो जौन राज जो है बाद में राजतंगड़ी को आगे बढ़ाने वाले लेखक थे, मूल लेखक नहीं है। स्टार्टिंग में जो लेखक थे वो स्टार्टिंग में लेखक थे अमीर खुसरो, बाद में आए ये, ठीक है। क्लियर भाई मेरे? बिल्कुल से गुरुजी यहाँ तक क्लियर। चलो नेक्स्ट जल्दी से आप पीडीएफ देख लेते हैं भाई। पीडीएफ में आप देखोगे दिल्ली सल्तनत के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और चैप्टर नंबर 13 है। और मैं बोल रहा हूँ 2-3 दिन में आप लोग का 36 जो है भारत का इतिहास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे यहाँ पर भारत का भूगोल, भारत की संविधान, ये सब कंप्लीट हो जाएगा। उससे फ़िलहाल मैं बोल रहा हूँ कि संडे में आप लोग का संडे जो रहेगा वो पूरा संडे भाई, पूरा संडे, जी हाँ गुरुजी, पूरा संडे जो है आप लोग का रीजनिंग का महामैराथन क्लास होगा इस संडे, ठीक है। रीजनिंग का महामैराथन क्लास मतलब पूरा 12 से 13 घंटे का एक महामैराथन क्लास होगा रीजनिंग का प्री डीएलएड के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं यहाँ पर मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध यानी कि 1100, ठीक है, 92 एवं, ठीक है, चंद्रवार 1194 ईस्वी के युद्ध की विजय के पश्चात अपने गुलाम यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक नियुक्त किया। चूँकि ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ठीक है, इस कारण इस वंश के गुलाम वंश कहते हैं। और यहाँ पर बात आप लोग रखना, नव स्थापित राज्य के शासकों में अधिकांश दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इस कारण इस शासनकाल को दिल्ली सल्तनत, ठीक है, के नाम से पुकारा जाता है भाई। तो हो गया क्लियर यहाँ तक? बिल्कुल गुरुजी। चलो नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर जो है 1206 ईस्वी 1226 ईस्वी तक दिल्ली के 5 राजवंश के शासन किया। कौन कौन सा? सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पर गुलाम वंश ने कहाँ से कहाँ तक शासन किया? तो 1206 से 1290 ईस्वी तक, ठीक है। ऐबक को भारत में तुर्की राज्यों का संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक तुर्क थे। उसके बाद यहाँ पर जो हो जाएगा आप लोग का कुर्तुबी, ठीक है, कुतुबी वंश और कुतुबी वंश जो है इन्होंने शासक किया 1206 से 1210 ईस्वी। संस्थापक कौन से? तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक थे। निर्माण कार्य तो 2.5 दिन झोपड़,
ठीक है। धाई झोपड़ मतलब कि अजमेर, ठीक है, यह एक मस्जिद है। क्या है ये? यह एक मस्जिद है। उसके बाद हम लोग देखें कुतुब मीनार, तो दिल्ली की कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, याद रखना है आपको। कुतुबुद्दीन जो है बहिस्तार काफ़ी की स्मृति में इन्होंने इसको बनवाया था। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आ जाता है यहाँ पर देखो ससमी वंश। तो ससमी वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आप लोग का ठीक है, इल्तुतमिश, ठीक है भाई, इल्तुतमिश पूरा नाम जो है यहाँ पर दिया हुआ है आप लोग का, ठीक है, ये हो जाएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद दरबारी कवि, तो दरबारी कवि कौन था? तो ये था आप लोग का, ठीक है, मिनहाज उल सियाज, ये सब वो वाला नाम है भाई थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद इनकी मुद्रा की देखा जाए तो टका यानी चांदी, ठीक है, और तांबा चलता था, ठीक है भाई, क्लियर। उसके बाद आक्रमण, तो यहाँ पर बंगोल, ठीक है, बंगोल हैं, बंगोल आक्रमणकारी, ठीक, ये सब आप लोग इसको देखेंगे भाई। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है राजदूत, तो चंगेर खा एक राजदूत दरबार में भेजा गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करते हैं भाई बलबनी वंश, तो बलबनी वंश ये जो है आप लोग का 1266 से 1290 ईस्वी, और यहाँ पर देखा जाए तो ज्ञानसुद्दीन बल, ठीक है, बलवन उपाधि दिया जाता है इसको, ठीक है। प्रशासनिक नीति, लौ व रक्त नीति, ठीक है। तुर्कान दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो, ठीक है। बलवन यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के एक लोहे जैसी इच्छा शक्ति का शासन प्रदान किया। चलो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका जो है MCQ, यानी कि भाई ये आ जाता है आप लोग का, चलो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आप लोग बोलेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि बी फॉर बाहुबली इज़ द राइट आंसर होगा। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वह मोहम्मद गोरी का गुलाम और सेनापति था, ठीक है, आपको याद रखना है। अब अन्य विकल्प को नहीं लेने का कारण मैं बता दूं, ठीक है। इल्तुतमिश को क्यों नहीं लिया गया? तो उसके सल्तनत का मजबूत किया था, स्थापित नहीं किया था इन्हें। बलबन को यह बाद का शक्तिशाली शासक था। मोहम्मद गोरी की हम लोग बात करें तो मोहम्मद गोरी उसके भारत पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन दिल्ली सल्तनत की स्थापना इन्होंने नहीं की थी, तो इसीलिए बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा। चलो नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करते हैं भाई, यहाँ पर आ जाता है मज़ेदार क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा यानी कि मस्जिद, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, मस्जिद को झोपड़ा कहा जा रहा है भाई, बोलेंगे तो इधर उसके धार्मिक के साथ कोई वो हो रहा है, ठीक है भाई। चलो उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा किसको कहा गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा अजमेर, तो अजमेर को कहा गया था 2.5 दिन का झोपड़ा। अजमेर में स्थित एक प्रसिद्ध मस्जिद है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, आपको याद होना चाहिए। दिल्ली, तो दिल्ली गलत होगा, ठीक है, दिल्ली गलत होगा, यह कुतुब मीनार स्थित है, ठीक है। आगरा की मैं बात करूँ तो यहाँ ताजमहल है, लेकिन मुगल कालीन स्थापत्य के लिए यह प्रसिद्ध नहीं है। उस समय कुछ बना ही नहीं ना, मुगल ने आगरा में कुछ नहीं बनाया, ठीक है। लाहौर की मैं बात करूं तो लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित ऐतिहासिक नगर है एक, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर आ जाता है चंदेर खां के आक्रमण से बचने के लिए किस शासक ने जलालुद्दीन, ठीक है, मंगल बन की सहायता नहीं की? ये बोला गया नहीं किया, तो किसने नहीं किया? तो ये हो जाएगा आप लोग का इल्तुतमिश। कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश, बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर, ठीक है। मंगोल शासक जंगीर खां से बचने के लिए जलालुद्दीन खिलजी भारत आया, लेकिन इल्तुतमिश ने उसकी सहायता नहीं की ताकि जो मंगोल आक्रमण से बचा जा सके, इसलिए। और कुतुबुद्दीन ऐबक को हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि उस समय उसका शासन समाप्त हो चुका था। बलबन को बाद का शासक था ये। और रजिया सुल्तान की मैं बात करूं भाई तो रजिया सुल्तान यह घटना उसके शासन काल से पहले की है, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। उसके बाद एक लास्ट अंतिम PDF आएगा, और अंतिम PDF के साथ ये सेशन, ये क्लास जो है समाप्त हो जाएगा भाई। चलो देख लेते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो बलबन, ठीक है, बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी भाई? तो हमने पढ़ा लव एवं रक्त नीति। कौन सी? लव एवं रक्त नीति, बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। 10 साला व्यवस्था को हमने इसलिए गलत किया क्योंकि यह अकबर के समय, ठीक है, टोडरमल द्वारा लागू किया गया था। सहायक संधि की मैं बात करूं तो सहायक संधि लॉर्ड
ठीक है, विलेज अली की नीति है। और डी की मैं बात करूं तो एकता प्रथा, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था की है, बलबन की विशेष नीति नहीं है ये। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलिए बात करेंगे, पहले चर्चा कर लेते हैं पीडीएफ पर। जैसे खिलजी वंश, तो खिलजी वंश कब की है भाई? तो खिलजी वंश की मैं बात करूं तो ये जो है आप लोग का 1290 से 1320 ईस्वी। संस्थापक कौन है इसकी? यहाँ पर देख लो, खिलजी अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी उपाधि किसने दिया? सिकंदर ए सानी। सांस्कृतिक या नवीनतम धर्म चलाना चाहता था। प्रशासनिक व्यवस्था की मैं बात करूँ तो लिया ए दाग, ठीक है। स्थायी सेना है, बाजार मूल्य नियंत्रण व्यवस्था, कारण सेनापति कर्मचारियों का वेतन पूर्ति हेतु ये सब करना चाहता था। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पर तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, तो यहाँ पर गाजी मालिक, ठीक है, ने इसकी हत्या कर तुगलक वंश की स्थापना की। अब उसके बाद तुगलक वंश की हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये जो काल है ये है 1320 से 1414 ईस्वी, ठीक है, जहाँ पर हम लोग मोहम्मद बिन ठीक है तुगलक को देखेंगे। वास्तविक नाम इसका जूना खां, ठीक है, राजधानी दिल्ली थी। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाएं तो यहाँ पर हो जाएगा दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, ठीक है, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा प्रचलन और कृषि के सुधार हेतु, ठीक है, दीवान ए अमीर, ठीक है, यहाँ पर खोई नियुक्ति की। उसके बाद बात किया जाए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा फिरोज शाह तुगलक की, तो यह है आत्मकथा, दरबारी कवि और संस्थापक। तो आत्मकथा में ये आ जाएगा, दरबारी कवि इसकी थी बरनी और ये हो जाएगा जानपुर। चलो नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं हम, तो यहाँ हो जाएगा भाई, ठीक है, तैमूर लंग पर आक्रमण। तो राजधानी की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा समरकंद, ठीक है। समकालीन सुल्तान की बात करूँ तो नसीरुद्दीन मसूद तुगलक, ठीक है। प्रतिनिधि की मैं बात करूँ तो जीरित खास था ये। चलो नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर ये अंतिम है, ठीक है, लोधी वंश काल। तो लोधी वंश काल की राजधानी दिल्ली और आगरा था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करें, ठीक है, बहलोल लोधी, तो ये भारत के जो है प्रथम अफगान राज्य की स्थापना हुई। सिकंदर लोधी की मैं बात करूँ तो सिकंदर लोधी थी राजधानी, इन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया, जिन्हें 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी बना लिया इनको। उसके बाद हम लोग देखें तो इब्राहिम लोधी, तो इब्राहिम लोधी जो है प्रमुख युद्ध इसका देखा जाए तो ये खतौली है, ठीक है भाई। चलो उसके बाद इसकी साहित्य की हम लोग बात करें तो इस काल के अधिकांश साहित्य फारसी भाषा में लिखी गई थी, जिसका यहाँ पर देखो ये वाला जो है ये बरनी है। और उसके बाद इसका लेखक जो है ये हो जाएगा फिरोज शाह, तो ये देख लेना भाई आप लोग, ठीक है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, सल्तनत कालिक प्रशासन। तो सल्तनत कालिक मुर्दा जैसे टका है, जिसको चांदी जीता, तांबा हो जाएगा, ये चांदी हो जाएगा, बलहोल ये सिक्का हो जाएगा। नोट यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन जो है यहाँ पर, ठीक है, प्रशासन, ठीक, मुँह सिलाना, ठीक है, पटवारी और खूत या खोत नामक अधिकारी संबंधित थे। उसके बाद अमीर खुसरो की मैं बात करूं तो दरबारी कवि, तो दरबारी कवि कौन थे इसके? यह बलम से लेकर गया था तुगलक तथा प्रमुख रचनाएं की मैं बात करूं तो ये सब आ जाएंगे इसमें। चलो उसके बाद आता है भाई ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई बाजार मूल्य नियंत्रण व्यवस्था मुख्य रूप से उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण व्यवस्था इसलिए लागू किया गया ताकि वस्तुएं सस्ती रहे और सैनिक कम वेतन में भी जीवन यापन कठिनाई से क्या कर सकते हैं, मतलब कठिनाई ना हो उनको, बच जाए वो सीधा मतलब सेना की कर्मचारी के वेतन को पर्याप्त बनाना, ठीक है। ये था आपका व्यापार बढ़ाना, ये गलत है, ठीक है। व्यापार बढ़ाना मुख्य उद्देश्य नहीं था। किसानों का लाभ हेतु ये भी गलत है। विदेशी व्यवहार से इसका संबंध, मतलब तीनों ही गलत है एक हिसाब से। चलो नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर के क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थापित किया, तो कहाँ स्थापित किया भाई? तो इन्होंने जो है देवगिरी, ठीक है, कहाँ पर? देवगिरी में। तो देवगिरी यानी कि ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, बी फॉर बाबुल इज द राइट आंसर, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली देवगिरी स्थापित किया, जिनका नाम बाद में जो है दौलताबाद रखा गया, जो कि यहाँ पर दिया है, ठीक है। और बाकी आगरा, तो आगरा को सिकंदर दोली का महत्व दिया गया है और गलत है। लाहौर राजधानी नहीं बनाई गई थी। और जौनपुर की मैं बात करूँ तो जौनपुर एक जो है स्थापत्य नगर था। चलो तीसरा उसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो तीसरा है आगरा शहर, ठीक है। आगरा शहर की स्थापना किस शासक काल की थी? तो आगरा शहर किस शासक काल की थी भाई? तो यहाँ पर आप लोग याद रखना है सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी, सी फॉर चंद्रमुखी। इब्राहिम लोधी को हम लोग इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये अंतिम लोधी शासक था, ठीक है। और वहाँ पर फिर बात किया जाए जैसे कि बहलोल लोधी, तो बहलोल लोधी जो है अफगान राज्य का संस्थापक था। और यहाँ पर देखा जाए तो
फिरोज़ शाह तुगलक जो है फिरोजाबाद में जो है बसाया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा, तो चौथा है पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, 1526 किनके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी, मतलब कि बी फॉर बाहुबली इज़ द राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। और देखा जाए तो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर और ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत के मुगल साम्राज्यों की स्थापना इसी से किया था। बाकी सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़। मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, और अंतिम तक जुड़े थे वो बिल्कुल से बताना कि सर मैं अंतिम तक जुड़ा था करके, और अंतिम का जो है बिल्कुल अंतिम तक जुड़ा था करके बिल्कुल से कमेंट करना है भाई, क्योंकि इतना लंबे समय तक बने रहना एक क्लास में बहुत ही मायने रखते हैं। यदि यहीं पर कोई फिल्म होता तो फिल्म जो 3 घंटा का फिल्म होता तो आप उसको 3 घंटा से देख सकते थे, लेकिन किसी लेक्चर किसी क्लास को 1.5 घंटा 2 घंटा से देखना बहुत बड़ी बात होती है। और चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़ मेरे प्यारे अपने अभ्यर्थियों।